ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात किया जाए तो देखो हमारे नेचर में दो तरीके के कंपाउंड होते हैं। कुछ कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कुछ कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। जैसे कुछ दुष्ट होते हैं, कुछ दुष्ट नहीं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं भाई, है ना। कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ दोस्त होते हैं जो अच्छा बनने का नाटक करते हैं। कुछ दोस्त जेन्युइनली होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ दोस्त अच्छा बनने का नाटक करते हैं। जैसे क्या होता है, एक बार क्या हुआ, एक फ्रेंड के घर पे उसका बर्थडे था, एक दोस्त के घर पे उसका बर्थडे था, तो हम चार दोस्त थे, हम चारों दोस्त उसके घर पे गए। मेरा एक दोस्त था, तो जैसे ही हम चार लोग थे उतरे वहां पे फंक्शन में, जैसे ही पहुंचे तुरंत उसने क्या किया, सबका पैर छू लिया। अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते। अब भैया वो पैर छू लिया तो हम लोग भी पैर छू लिए, तो हम लोग पैर छूते हैं, किसी का भी रिस्पेक्ट करते हैं, पर सबसे पहले पहुंच के उसने पैर छू लिया। और अंकल जी आप कैसे हैं, आंटी जी आप कैसे हैं, ये करने लगा। और हम लोग खड़े रह गए, क्योंकि हम लोग कहेंगे ठीक है यार, उसका बर्थडे है, इतना क्या बात करना उसके पेरेंट्स से, है ना। पर वो जा करके अंकल आप कैसे, आंटी आप कैसे हो। तो उसकी मम्मी, इसका बर्थडे था, उस लड़के की मम्मी कहती है उस लड़के से कि तुम्हारा वो जो दोस्त है ना सिद्धांत, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। अब हमसे कोई पूछे वो कितना अच्छा है, तो हम बताएं कि कितना अच्छा है वो, है ना। एक राहुल है तो किसी को देखेगा नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अंकल नमस्ते, अंकल नमस्ते, वो करने लगता है। तो हम सोचते हैं मन में कि कभी बाहर बाहर मिलो अंकल इनसे, तो इनकी सच्चाई आपको समझ में आए ये कैसे है। तो जैसा ये दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या होती है भाई, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है ना। तुम्हें लगेगा इसका आईपीएससी फॉर्मूला भी सेम रहता है ना, सब कुछ सेम रहता है, आईपीएससी नेम भी तुमको सेम मिलेगा, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती है ना। अभी डिटेल में समझूंगा, परेशान मत होना। तो ये सारी चीजें होती हैं भाई, ठीक। हाँ, तो आओ देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, तुम्हें पता है दो तरीके के कंपाउंड होते हैं। कुछ कंपाउंड होते हैं, दो तरीके के कंपाउंड होते हैं। कुछ कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं भैया जो क्या होते हैं सर, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और कुछ कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। यानी सर कुछ कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सर इनको पता कैसे करें कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। पहले तो सर ऑप्टिकली एक्टिव का हमें मतलब ही समझा दो। तो जैसे तुम्हें पता है ना कि जब से किसी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, मान लो मैं तुमसे कहूँ शोभित, तो पहले तुम शोभित के नाम का अर्थ थोड़ी ढूंढोगे, है ना। पहले तो उससे मिलोगे, बात करोगे, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आएगा, तब जाकर के तुम उसके नाम के बारे में सर्च करोगे। तो पहले तो तुम इंटरेस्ट पैदा करो। पहले तो ये समझो कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ, पर फिलहाल आपको ये दोनों बात समझ में आनी चाहिए। अब इसको मिटाल के मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। यहां से आपको ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का, है ना, पूरा पर्दाफाश होगा और तुम्हें चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की, तो देखो भैया हमारे पास मान लो कोई सोर्स ऑफ लाइट है ना। पहले मान लो हमारे पास, अब ये सर सोर्स ऑफ लाइट का फिजिक्स कहाँ से घुसा दिए, बेटा सुनते जाओ। मान लो हमारे पास में कोई सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से सुंदर सुंदर लाइट निकल रही है, खूबसूरत सूरत। तो ये क्या थी, ये लाइट का सोर्स था, ये लाइट का सोर्स था, इट वॉज सोर्स ऑफ लाइट। ये कुछ नहीं है बेटा, ये सोर्स ऑफ लाइट है। यहां से लाइट निकलती है, निकलती मतलब चलती। ओके मास्टर, तो यहां से लाइट भैया निकली, सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट निकलेगी, अब तुम्हें पता है यहाँ से ऐसे ऐसे लाइट निकलेगी, ऐसे ऐसे, है ना। इसको पीला कलर से ही बना दो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, पी गलना है, समझ जाना मास्टर। हम्म, चलो भैया ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब यहाँ से लाइट निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई लाइट का सोर्स है तो वहां से लाइट निकलेगी। अब ये लाइट जैसे ही निकलेगी, मैं इसको पास करा दूंगा एक प्रिज्म से। मान लो लाइट ऐसे आएगी, ये वाली लाइट चारों तरफ ऐसे जाएगी, जो इधर लाइट आ रही है उसको मैंने पास करा दिया एक प्रिज्म से। प्रिज्म समझते हो, प्रिज्म मतलब जानते हो ना, प्रिज्म क्या होता है सर। प्रिज्म तो सर हमने देखा है सर, जब इस पे व्हाइट लाइट पड़ती है तो 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है सर। हाँ बस वही प्रिज्म है। तो ये जब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकली तो इसको हमने पास करा दिया एक प्रिज्म से। किससे पास करा दिया, एक प्रिज्म से।
अब जब इस प्रिज्म से लाइट होकर के गई तो अभी देखो आप, सोर्स ऑफ लाइट जब लाइट निकल रही थी तो सब डायरेक्शन में निकल रही थी। इसमें लाइट क्या एक डायरेक्शन में जा रही थी? नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। पर ये जब सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से जब लाइट किसी सोर्स से निकली और अलग अलग डायरेक्शन वाली लाइट गई, जब इसको हमने प्रिज्म से पास कराया, ये प्रिज्म से पास कराया, तो ये लाइट क्या हो गई? लाइट एक डायरेक्शन में चलने लगी। लाइट एक डायरेक्शन में चलने लगी। लाइट एक डायरेक्शन में चलने लगी। वाह स्पैम, एयरटेल वार्निंग स्पैम आ रहा है। क्यों फोन करते हो यार? एयरटेल वार्निंग, हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, तो जैसे मान लो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकला तो एक प्रिज्म से गया, पास हुआ। अब जैसे ही बेटा ये प्रिज्म से पास होगा, ये जो लाइट्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये एक सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। ये ये प्रिज्म जो होता है ये पोलराइजर की तरह काम करता है। पोलराइजर मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन से जो लाइट आ रही है उसको एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हर तरफ लाइट, इसकी डायरेक्शन इधर भी थी, इधर भी, इधर भी थी। अभी जब प्रिज्म से पास होगा तो इस लाइट की डायरेक्शन केवल एक तरफ हो जाएगी, सिर्फ एक तरफ हो जाएगी, है ना, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। तो जब ये लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट जो बहुत सारे डायरेक्शन में चल रही थी, एक प्रिज्म से पास की, तो प्रिज्म पोलराइजर की तरह बिहेव किया और इस लाइट को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में चलने लगी। तो जब लाइट प्रिज्म से पास कर ली, एक डायरेक्शन में हो गई, तो इसको हमने कह दिया पीपीएल। पीपीएल मतलब इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो भैया इसको हमने बोल दिया ये पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना। पूरी कहानी समझ में आ रही है? हाँ मास्टर, समझ में आ रही है। अब बेटा ये जब ये लाइट एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गई, अब मान लो हमें किसी कंपाउंड को टेस्ट करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हम क्या करेंगे? एक सिलेंडर लेंगे, एक सिलेंडर लेंगे और इस सिलेंडर में हम उस कंपाउंड का सोल्यूशन डाल देंगे। हम क्या करेंगे? जिस भी कंपाउंड को हमें टेस्ट करना है, टेस्ट नहीं दे, टेस्ट करना है कि भैया ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हम क्या करेंगे? एक सिलेंडर लेंगे। ये क्या है? ये कुछ नहीं है भैया, ये एक सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर। और इस सिलेंडर में क्या है? इस सिलेंडर में क्या है? इस सिलेंडर में उस मॉलिक्यूल के सोल्यूशन को रखा है, उस कंपाउंड के सोल्यूशन को रखा है जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को टेस्ट करनी है ना। इस सिलेंडर में क्या है? सोल्यूशन। इस सिलेंडर में क्या है? इट कंटेन सोल्यूशन। इसके अंदर क्या है? सोल्यूशन है। इट कंटेन सोल्यूशन, सोल्यूशन whose optical activity has to be checked, whose optical activity is to be checked, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या करनी है? चेक करनी है। इट्स टू बी चेक्ड। जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। अब देखो, जब इस कंपाउंड, जब जो भी कंपाउंड है, मान लो इस कंपाउंड को मैंने सिलेंडर में डाल दिया, अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये सिलेंडर में जाएगी। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सिलेंडर में गई और ये जो कंपाउंड है इसने लाइट को क्या किया? इसने लाइट को, अगर ये लाइट को इधर उधर मोड़ दिया, इधर उधर डिफ्लेक्ट करा दिया, है ना, तो क्या कह देंगे? तो क्या कह देंगे? ये ऑप्टिकली एक्टिव है। पर अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं करा पाया इस लाइट को, तो हम कह देंगे कि ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बोलो बात समझ में आई? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होता है? समझ में आया भाई? हाँ, तो मान लो ये एक पीपीएल इसमें जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें गई, अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब ये सीधी लाइट थी, सीधी रह गई, तो इसको क्या बोलेंगे? इसमें हुआ नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। यहाँ क्या हुआ? कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो हम इसको क्या कह देंगे भैया? हम कह देंगे कि जो कंपाउंड है, अभी यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, तो इसके अंदर जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अच्छा बेटा, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस कंपाउंड में जाती, इस सिलेंडर में जाती है, और इसमें ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सिलेंडर में गई और इसमें जो कंपाउंड है उसने इसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बोलते हैं डी, या प्लस से दिखाते हैं ना। ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास मान लो कोई सोर्स ऑफ लाइट थी, सोर्स ऑफ लाइट थी, सोर्स ऑफ लाइट थी, है ना। ये क्या था भैया? ये सोर्स ऑफ लाइट था। इसको मैं ऊपर से यहाँ से बनाते हुए चलता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाएगा। ये सोर्स ऑफ लाइट है,
ये लाइट का सोर्स है, तो सोर्स ऑफ लाइट है तो लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी, लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी। अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट निकली, यहाँ से लाइट निकली, इसको हमने पास कराया एक प्रिज्म से, इससे पास कराया एक प्रिज्म से। ये क्या है भैया, ये एक प्रिज्म है, और ये प्रिज्म किसकी तरह बिहेव करेगा, ये पोलराइजर की तरह बिहेव करेगा, ये पोलराइजर की तरह काम करेगा। मतलब जो सब डायरेक्शन में लाइट आ रही थी उसको ये एक डायरेक्शन में कर देगा, इसमें कर देगा, एक डायरेक्शन में कर देगा। अब ये लाइट एक सिंगल डायरेक्शन में हो गई। अब ये जो सिंगल डायरेक्शन में लाइट हो गई, इसको हमने कहा पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक ही प्लेन में चल रही है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसको हमने पास करा दिया एक सिलेंडर से, इससे पास करा दिया एक सिलेंडर से, और इस सिलेंडर के हम अंदर हमने क्या रखा, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको टेस्ट करनी है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसको अगर हमें टेस्ट करना है तो उसका सोल्यूशन हमने इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया। ये क्या एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, इसके अंदर हमने उस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड डाल दिया है, कंपाउंड whose optical activity is to be checked, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड whose optical activity is to be checked, उसको हमने डाल दिया है, उसको इसमें डाल दिया है। अब जब ये लाइट उसमें जाएगी, इस सिलेंडर में, ये क्या है, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर है। अब ये जब लाइट इस सिलेंडर में जाएगी तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये जो कंपाउंड है, जिसका जो कंपाउंड है, इसी कंपाउंड को तो टेस्ट कर रहे हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सिलेंडर में जाए और इसके अंदर जो कंपाउंड है उसमें डिफ्लेक्शन करा ले जाए, पहला तो कंडीशन है कि कोई डिफ्लेक्शन ना हो, तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाए और इसमें जो कंपाउंड है कोई डिफ्लेक्शन ना करा पाए, इसे क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे थी वैसे ही रह गई, इसमें क्या हुआ, नो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। पर ऐसा हो सकता है कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सिलेंडर में जाए और इसके अंदर जो कंपाउंड है वो इस लाइट को एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे। अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देता है, ऐसे ऐसे, तो इसे क्या बोल देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज में रोटेट करा दे, है ना, तो इसको बोल देते हैं प्लस डी, या इसको बोल देते हैं डी, स्मॉल डी या प्लस। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर दे तो हम कह देंगे कि क्या है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है ना। और अगर ये जो लाइट है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो भी हम कहेंगे ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये किस में रोटेट कर दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर ये कंपाउंड जो इसके अंदर है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दे रहा है तो हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर नहीं रोटेट कर पा रहे तो हम कह देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एंटी क्लॉक को एल या माइनस से दिखाते हैं, ठीक है, और ये भी क्या होता है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अगर मैं साफ साफ शब्दों में बताऊं तो एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था टेस्ट करने के लिए कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जैसे तुम्हारे दोस्तों को टेस्ट करना हो तो क्या करो, उन्हें आजादी दो, उन्हें फ्रीडम दो। किसी भी इंसान को अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो उसे फ्रीडम दो। जब आप उससे फ्रीडम देते हो, इफ यू गिव फ्रीडम देन यू रियलाइज एंड यू नो द रियलिटी ऑफ पर्सन। एक कोट है भाई, इफ यू वांट टू नो द रियलिटी ऑफ अ पर्सन गिव देम फ्रीडम। अगर आप किसी व्यक्ति की मन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसको आजादी दो, आप उसको फ्रीडम दो। जब आप उसको फ्रीडम दोगे ना कि तुम्हें कुछ भी बोल दे, तुम्हारे साथ कैसा भी बिहेव कर ले, उसको पूरी आजादी दे दो, तो आप उसके असली चरित्र और असल व्यक्तित्व के बारे में जान पाएंगे, है ना। तो वही सेम किया जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पहचानने के लिए। क्या किया जाता है, सोर्स ऑफ लाइट से प्रिज्म से पास कराया जाता है, पोलराइजर की तरह काम करती है, एक डायरेक्शन में कर देती है, इसको पीपीएल बोलते हैं। अगर ये पीपीएल कोई डिफ्लेक्शन करा ले जाती है तो उसे बोल देंगे ऑप्टिकली एक्टिव, चाहे क्लॉक हो चाहे एंटी क्लॉक हो। पर अगर ये डिफ्लेक्शन नहीं करा पाती है, अगर ये डिफ्लेक्शन नहीं करा पाती है तो हम इसे कह देते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर एक बात बताओ,
इट इज इंपॉर्टेंट कि यार हर बार हम सेम काम करें, हर बार एक्सपेरिमेंट करें। ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, हम हर कंपाउंड में ये सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, तो बहुत खर्चा लगेगा भाई। एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा पैसा लगता है ना। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट सारे लोग नहीं कर सकते हैं। जब तुम्हारे घर में गरीबी है, तुम्हारे घर में पैसे का अभाव है, तुम्हारे घर में पैसा नहीं है, तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, या तुम्हें कोई काम करना चाहिए जिससे तुम अपनी फैमिली को फीड कर सको। तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम शौक कर सकते हो, तुम बेशक गाड़ियां खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, मॉल में घूम सकते हो, मूवीज देखने जा सकते हो। पर जब तुम्हारे घर में गरीबी है, तुम्हारे घर में पैसा नहीं है, तुम्हें या तो पैसा कमाना चाहिए और या तो तुम्हें उसके लिए कोई पढ़ाई करनी चाहिए ताकि तुम एक अच्छे इंसान बन पाओ। शौक यानी बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी कार, है ना, जो तुम्हारे शौक होते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली में या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जब आप होते हो, जब आपके घर में पैसे का अभाव होता है, तो आप अपने शौक को फुलफिल नहीं कर सकते। शौक की कोई जगह ही नहीं होती है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली में शौक शौक पालने का कोई जगह नहीं है। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार में हो, लोअर मिडिल क्लास में हो, तो आपके लिए शौक नाम की चीज कोई नहीं होती। आपकी मजबूरी होती है, आपको काम करना पड़ेगा, अपने फैमिली को फीड करना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो सेम ये काम है भाई। अब आप मान लो हमें लाखों कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव टेस्ट करना है, सेम एक्सपेरिमेंट करें, बकवास बात है, बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहली बात पढ़ते हैं कायरल या कायरलिटी की। कायरल और कायरलिटी क्या होती है जानना बहुत जरूरी है। अक्सर जब मैं ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, है ना, अपने क्लासरूम प्रोग्राम में जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे सामने आते हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि बताओ कायरल या कायरलिटी क्या होती है। तो बोलते हैं सर ऐसा कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो और उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्थिति हो, तो उसको बोलेंगे कायरल कार्बन। तो मन करता है निकालो थप्पड़, ये मारो खड़ा खड़ा, है ना। तो ये बच्चों के मन में बहुत मिसकंसेप्शन है यार, इसको दूर करो भाई, इसको दूर करो, ये दूर करना बहुत जरूरी है। कायरल और कायरलिटी केवल कार्बन के केस में नहीं होता है। तो तुम्हें पता है इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल तुम्हारे पास है, इसका प्रैक्टिकल भी मैं करवा सकता हूँ कायरल और कायरलिटी का। सबसे पहले समझो, फिर मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कायरल या कायरलिटी क्या होती है? कायरल या कायरलिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है। क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी फाउंड इन मॉलिक्यूल। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मॉलिक्यूल में पाई जाती है या किसी ऑब्जेक्ट में भी पाई जाती है। मजेदार बात क्या है कि केमिस्ट्री में आप ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हो, पर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किसी मॉलिक्यूल के अंदर भी पाई जा सकती है और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। यानी कायरल या कायरलिटी एक प्रॉपर्टी है, ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकती है। जब क्या करें? जब अपनी मिरर को ये सुपर इम्पोज ना कर पाए। अब मिरर को सुपर इम्पोज ना करने का मतलब क्या हुआ? लिखा हुआ है व्हेन इट कैन नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स ऑन मिरर इमेज। जब अपने मिरर इमेज को सुपर इम्पोज ना कर पाए, तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल को बोल देते हैं कि इनके अंदर कायरल है या कायरलिटी है। सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारी बात को समझो, मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ को देखो। हाँ सर, मास्टर का हाथ देखो गोरा, ये क्या हो रहा है? मास्टर के हाथ को देखो। हाँ, मास्टर के हाथ को देखो भाई, ये देखो हाथ है मेरा। अगर ये मेरा हाथ इधर की तरफ व्हाइट है और इधर की तरफ ब्राउन मान लो, है ना, तो अगर मैं इन दोनों को देखो, एक दूसरे की मिरर इमेज है कि नहीं है? एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये मेरे जो दोनों हाथ है एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं है? हाँ सर, ये मिरर इमेज है। अगर मैं इसको एक दूसरे के पीछे लेकर के आऊं, अगर मैं एक दूसरे के पीछे लेकर के आऊं, तो मैं एक चीज देख पा रहे हो, तुम एक चीज देख पा रहे हो, जो मेरे दोनों अंगूठा है ना, जो मेरे दोनों अंगूठा है, ये देखो, ये क्या सुपर इम्पोज हो रहे हैं। सुपर इम्पोज होने का मतलब होता है जब सेट हो जाए ऐसे, पर ऐसे आप नहीं कर सकते। सुपर इम्पोज होने का मतलब जब मिक्स हो जाए, मिल जाएंगे। पर जब मैं कितना भी मिलाने का कोशिश करूंगा, मेरे दो अंगूठे बाहर रह जाएंगे। तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। तो अगर ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो ये कायरल है, इनके अंदर कायरलिटी है। ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, पर ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। इसका एग्जाम्पल आप अपना स्लीपर देखो, एक स्लीपर को दूसरा स्लीपर, अब देखो कंडीशन क्या है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, सर सुपर इम्पोज हो गया। अबे पागल लोग, दुष्ट, इसको ऐसे नहीं किया जाता। क्यों सर? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की कमी है बेटा। इधर व्हाइट है, इधर व्हाइट है, और उसको ऐसे कर लोगे तो ब्राउन वाला आ जाएगा ना। ऐसे नहीं करना है। इधर व्हाइट है तो व्हाइट वाले को करो ना सुपर इम्पोज। कहाँ हो रहा है मालिक? नहीं हो रहा है, अंगूठा बाहर निकल रहा है। समझ रहे हो?
तो इधर व्हाइट है, सेम है ना, मिरर इमेज वाले को, ये इधर का पार्ट और इधर का पार्ट मिरर इमेज नहीं, मिरर इमेज वाले को सुपर इम्पोज करो। मिरर इमेज वाले को सुपर इम्पोज करने लगो तो जैसे ये वाला, ये और ये दोनों मिरर इमेज है, इनको सुपर इम्पोज करो तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तब ये कायरल है। अब तुम ये वाला और ये इस तरफ का हाथ और इस तरफ का हाथ दोनों दोनों थोड़ी मिरर इमेज है भाई, इधर व्हाइट है इधर ब्राउन है, ये दोनों थोड़ी मिरर, ये मिरर इमेज है। ये जब सुपर इम्पोज हो जाए तब वो कायरल, ये अगर सुपर इम्पोज ना हो तब उसके अंदर कायरलिटी आएगी। दो चप्पल लो, दोनों चप्पल देखने में सेम होते हैं ना, यानी वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, पर अगर आप उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो देखोगे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। इवन जो जूता पहने हुए, जूता भी सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग से हटा दो। बच्चों के अंदर मैं देखता हूँ पता नहीं ये क्या मिसकंसेप्शन रहता है, तो उनसे जब भी मैं ऑफलाइन क्लासरूम में पूछता हूँ बताओ कायरलिटी क्या है, कायरल क्या है, वो तुरंत बोलेंगे सर जब 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो कार्बन पे और उसके हाइब्रिडाइजेशन स्थिति हो। जरूरी थोड़ी है कि कार्बन की कायरलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कायरलिटी तो कहीं भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी कार्बन की हो। किसी कंपाउंड में भी कायरलिटी हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे हाथ हो गया, जूता चप्पल हो गया, इसमें भी कायरलिटी हो सकती है ना। अभी मैं पूरा पढ़ाता हूँ। तो कायरलिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, ऑब्जेक्ट की, ये तब आती है जब अपने मिरर इमेज को सुपर इम्पोज ना कर पाए, तब ये कायरलिटी आएगी। अच्छा ये प्रॉपर्टी क्यों आती है, ये जो कायरल है ना, प्रॉपर्टी ऑफ कायरल क्यों आती है, एसिमेट्री की वजह से। सिमेट्री नहीं है इनमें। अब मान लो ये हाथ था, ये हाथ था, इन दोनों को सुपर इम्पोज करूंगा, अंगूठा बाहर आ जाएगा, अंगूठा बाहर आ जाएगा, है ना, अंगूठा बाहर आ गया। ये जो अंगूठा बाहर आया ना, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा हाथ है ना, ये एसिमेट्रिक है। अगर मैं इस अपने हाथ को ऐसे कट करूं तो उंगली एक तरफ हो जाएगी, एक तरफ हो जाएगी, इसमें एसिमेट्री है। तो जहां भी एसिमेट्री मतलब दोनों सेम नहीं है, अगर मैं इसको आधा आधा कट करूं तो इधर केवल उंगली जाएगी, इधर का बचा हुआ पार्ट जाएगा, तो ये एसिमेट्री है। और जीवन में तुम्हें जहां कहीं भी एसिमेट्री दिख जाए, जीवन में तुम्हें जहां कहीं भी एसिमेट्री दिख जाए, समझ जाना कि भैया वो कायरल है। तो जो कायरलिटी आई ना, दो चप्पल को देखो, दो चप्पल को कट करोगे तो आगे की तरफ फीता वाला, आगे की तरफ सेम पार्ट में थोड़ी कट करेगा। जैसे मान लो ये फोन है, तो इस फोन को मैं कट करूं तो इस सेम पार्ट, या मैं यहाँ इतने ही पार्ट को मैं कट करूं तो सेम, ये सिमेट्रिक है, कट जाएगा। पर बेटा अगर मैं हाथ को काटूं तो एक तरफ उंगली जाएगी और एक तरफ ये हमारा बचा हुआ पार्ट जाएगा, तो ये एसिमेट्रिक है। ऐसे चप्पल को कट करूं तो वो भी एसिमेट्रिक है। तो जहां भी कहीं एसिमेट्रिक वाली चीजें होंगी वहां पे कायरलिटी आती है, क्योंकि हम इनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वहीं पे सिमेट्री आएगी। ठीक है, वहीं पे एसिमेट्री आएगी। एसिमेट्री मतलब क्या है, इनको दो इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और जहां भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा हम कह देंगे यहाँ पे कायरलिटी है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मास्टर। अब जैसे मान लो हमारे पास में कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल से समझते हैं। बताओ ये कंपाउंड जो है, बताओ ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मेरा तुमसे सीधा एक सवाल है, मेरा तुमसे सीधा सीधा एक सवाल है, सीधा सीधा सवाल है, नो बकवास। तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ये जो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या इसमें सिमेट्री है। अगर मैं इसको प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री से देखूं, मतलब प्लेन ऑफ दो दो सिमेट्री होती है, सिमेट्री भी दो होती है, आगे मैं आपको बताऊंगा। सिमेट्री होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। दो तरीके की सिमेट्री हमें देखनी होती है, एक को बोलते हैं पीओएस, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक को बोलते हैं सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। बेटा यहाँ पे अगर मैं प्लेन और काटू, ऐसे काटू, प्लेन में काटू इसको, तो देखूंगा CH2 CH3 इस तरफ भी है, CH2 CH3 इस तरफ भी है, तो यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल नहीं काट रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल काटता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर मैं इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री काटूं तो दोनों तरफ सेम चीजें आ रही हैं, CH2 CH3 दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम चीजें आ रही है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी वजह से इसको हम क्या कह देंगे, इसी वजह से कह देंगे कि इट इज नॉट कायरल, क्योंकि भैया कायरलिटी के लिए एसिमेट्री होनी चाहिए, है ना, कायरलिटी होने के लिए एसिमेट्री होनी चाहिए, और जहां पे सिमेट्री है वो कायरल हो ही नहीं सकता। अभी आपको बताइए दोनों हाथ जो है ये मिरर इमेज है, पर ये सुपर इम्पोज क्यों नहीं हो रहे, क्यों कायरलिटी आ रही, क्योंकि ये एसिमेट्रिक है। कट करूंगा तो एक तरफ उंगली जाएगी, एक तरफ उठा जाएगा, दो इक्वल हाफ्स में अपने हाथ को डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, दो इक्वल हाफ्स में अपने हाथ को डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात को समझो बेटा, मेरी बात को समझो, है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। तो यानी कि अगर मुझे इसमें कायरलिटी चेक करनी है तो अगर मैं इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखूंगा तो मैं पाऊंगा कि ये एसिमेट्रिक है, सॉरी सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो कायरल हो ही नहीं सकते। जो कायरल नहीं होते उसे बोलते हैं एक कायरल। क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं एक कायरल। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बात समझ में आ रही है? हाँ सर बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते मान लो हमारे पास में एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है।
चलो तुम मुझे बताओ कि ये सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक जो भी है, तुम मुझे बताओ क्या ये कायरल है, इसके अंदर कायरलिटी होगी या नहीं होगी, इस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी होगी या नहीं होगी, इस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी होगी कि नहीं होगी। सर कायरलिटी को ढूंढना है तो हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री है कि नहीं है, या एसिमेट्रिक होना चाहिए। तो इधर देखो, इधर क्लोरीन है, इधर 2 हाइड्रोजन है। अगर इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखूंगा तो ये एसिमेट्रिक है, इसके अंदर सिमेट्री नहीं है, एक तरफ क्लोरीन है और इस तरफ दूसरी चीज है, यानी ये एसिमेट्रिक है। जैसे ही मैंने देखा कि ये एसिमेट्रिक है, मैं तुरंत कह दूंगा कि कायरल होगा, क्योंकि कायरल तभी होता है जब चीजें एसिमेट्रिक होती हैं। अब इन दोनों की मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होगी, ठीक है, तो एसिमेट्रिक है तो कायरल है। अब बेटा जैसे ही मैंने देखा कि इस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी है, अगर इस कंपाउंड के अंदर कायरल है या ये कंपाउंड के अंदर कायरलिटी है, तब मैं जा करके देखूंगा कायरल कार्बन को। अब कायरल कार्बन की बात की जाएगी। अगर इसके अंदर कायरलिटी है तो बेटा जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है उस कार्बन को ऑब्जर्व करो और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। इस तरफ इसके है एक ग्रुप है CH3 CH2, तो इसको मैंने बोल दिया C2H5। क्या बोल दिया? C2H5। एक तरफ हाइड्रोजन लगा, एक तरफ CH3, एक तरफ Cl। तुम देखो इसके अंदर 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, एक लगा है C2H5, है ना, इसे बोलेंगे इथाइल। कुछ नहीं किया यार, इसको CH2 CH3 को एक तरफ कर दिया, इस हाइड्रोजन को ऊपर ले गए, इस क्लोरीन को नीचे, CH3 को ऐसे। मैं समझाता हूँ इसको आपको, इस पूरी बात को मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये जो हमारा कार्बन है, ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड के बारे में बात करूँ तो ये कंपाउंड हमारा क्या है? ये एसिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है। सर जैसे ही मैंने कहा एसिमेट्रिक है मतलब ये सर कायरल है। अगर ये कायरल है तो इसमें एक चीज और नोटिस करो, इसके अंदर अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कायरल कार्बन का कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे हमने सर देख लिया कि इसके अंदर क्या है, ये एक कायरलिटी है, तो मैं देखूंगा इसके अंदर एक कायरल कार्बन मिलेगा। कायरल कार्बन क्या होते हैं? कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो, 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो, 4 डिफरेंट ग्रुप हो, उस कार्बन से अटैच ग्रुप अटैच टू कार्बन, वो क्या हो? कार्बन से अटैच हो। और बेटा उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी हो? उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो। हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3। वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए sp3। क्या होनी चाहिए? sp3 होनी चाहिए। तो अगर तुम नोटिस करो, इसको नोटिस करो, एसिमेट्रिक है, कायरल है, इस कार्बन को नोटिस करो, इस कार्बन को नोटिस करोगे अगर, तो आप देखोगे एक तरफ तो इसके हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन को मैंने ऊपर बना दिया, इधर लगा हुआ है CH2 CH3, तो इसको CH2 CH3 को मैं क्या बोल सकता हूँ? इन दोनों को बोल सकता हूँ C2H5। तो इसका जो हाइड्रोजन लगा है इसको ऊपर ले गया, तो इसको ऐसे बना दिया, इस तरफ लिख दिया C2H5, इस तरफ क्या लगा है? CH3 लगा है, और इस तरफ क्या लगा है? Cl। तो तुम देख पा रहे हो इस कार्बन से 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है, एक क्लोरीन, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक इथाइल, यानी 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। तो अगर 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है बेटा, तो ये कायरल हो गया। ये क्या हो गया? ये कायरल हो गया। और जैसे ही कायरल हो गया, कायरल हो गया तो मैं स्टार से बना देता हूँ। ये स्टार जो है ये बता रहा है कि कायरल है। क्या है? कायरल है। कायरल कार्बन क्यों है? क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैरिटी होने की 2 कंडीशन है, एक तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और दूसरा क्या है भैया? दूसरा क्या है? 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। 2 कंडीशन है, ये 2 क्या है? कंडीशन है। ये 2 कंडीशन आप अपने कॉपी में लिख दो कि पहले तो 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए कैरिटी के लिए, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। 4 बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp3। ठीक है, और कैरिटी भी है। हाँ, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसमें आपको कैरिटी चेक करनी होती है। सर ये सब पढ़ा क्यों रहे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से ऐसे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया कैरिटी चेक करो। और कैरिटी अगर है, अगर कैरिटी है, अगर कैरिटी है, नोट डाल करके लिखवा दे रहा हूं, इस बात को नोट रखना। इफ कायरल कायरलिटी इज प्रेजेंट देन कंपाउंड विल ऑप्टिकली एक्टिव, या कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड क्या करेगा? तो कंपाउंड शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फिर अब हमें इतने टेस्ट नहीं कराने पड़ेंगे, जो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमको सीधा देखना है भैया, हमको वो प्लेन पोलराइज लाइट से पास नहीं कराना है, हमको सीधा देखना है कायरल कार्बन। क्या देखना है? कायरल कार्बन। तो ये बात आप याद रखना कि अगर कायरलिटी प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब कायरलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि तुम्हारे कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाए बेटा। इसके लिए मैं तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है?
चेक द कंपाउंड इज कायरल और नॉट। तुम्हें चेक करना है कि जो कंपाउंड है वो कायरल है या नहीं है, कायरल और नॉट, ये कायरल है भी या नहीं है, ये तुम्हें चेक करना है। सबसे पहला केस इसमें आपको चेक करके बताना है कि कायरल है या नहीं। एक क्वेश्चन कराऊं मैं, आंसर कराइए। अगर मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे C2H5 लगा है, यहाँ पे Cl लगा है, आप बताओ ये कायरल है कि नहीं है? ये क्या हो रहा है, एक सेकंड चेक करके बताओ भाई। सर है मैम, इस पे ग्रुप से मैसेज बहुत आ रहा है बार बार, तो वो आवाज उसमें जाएगा लेक्चर में तो दिक्कत कर देगा। सॉरी, ठीक है। आओ भाई कायरलिटी को चेक करते हैं, कायरलिटी को चेक करते हैं। और कायरलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भैया इसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड है। हाँ सर कनेक्टेड है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3, ना, क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3, C2H5, है ना। तो क्या होगा, जैसे 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड है तो मैं तुरंत देखूंगा कि भैया यहाँ पे कायरलिटी चेक कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। जैसे मैंने कहा 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। और मैंने तुरंत देख लिया कि 4 डिफरेंट ग्रुप है, 4 डिफरेंट ग्रुप है तो 4 डिफरेंट ग्रुप है, यानी ये क्या है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये क्या है भैया, कायरल, ये कायरल है। तो अब मुझे सीधा सीधा देख करके बतानी है, 2 कंडीशन जरूरी होती हैं। पहला sp3 और दूसरा 4 डिफरेंट ग्रुप। अगर ये है तो भैया हम तुरंत मान लेंगे, तो हम तुरंत कह देंगे कि ये कार्बन कायरल है। और कायरल कार्बन को इसे स्टार बना के दिखाते हैं, तो ये कार्बन हमारा कायरल है। चलो दूसरा बताओ, अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, CCl3 और यहाँ पे CH2, या मैं कम कर देता हूँ क्लोरीन के लिए, बताओ ये कार्बन कायरल है कि नहीं है। तो बहुत बच्चे डर जाते हैं कि सर यहाँ पे तो इसका आइसोटोप्स आ गया, तो आइसोटोप्स को अलग ग्रुप ही मानते हैं। नोट डाल करके इस बात को आप लिख लो कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप, आइसोटोप्स आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप, इसको भी डिफरेंट ग्रुप माना जाता है, कंसीडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप। तो मान लो कभी आपको आइसोटोप दिख जाए तो आप समझ जाना कि भैया यहाँ पे भी ये अलग ग्रुप की तरह इसको बिहेव करेंगे। तो ड्यूटेरियम है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, 4 अलग अलग ग्रुप है। और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी है, sp3 है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि कार्बन कैसा है, कायरल है। कायरल है तो स्टार बना दिया। बोलो बात समझ में आई, बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, अब आगे आते हैं और कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। बोलो 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 भाई, मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ चलो और एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारे पास में ऐसा हो, कार्बन एक लोन पेयर हो, यहाँ पे लगा हो फ्लोरीन, यहाँ पे लगा हो क्लोरीन, यहाँ पे लगा हो ब्रोमीन। बताओ ये कायरल कार्बन है कि नहीं है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे जैसे इसको देखते डर जाते हैं कि सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इससे हाइब्रिडाइजेशन निकलती है। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, इसमें सब 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। सर कितने सिग्मा है टोटल, टोटल सर 3 सिग्मा है, टोटल 3 सिग्मा है। ओके सर, और लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, क्योंकि 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कितनी होगी, sp3। ये केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है बेटा तो समझ जाना। और वैसे भी तुम इस चीज को ध्यान रखना कि 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो यानी सर पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरा सर 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। सर क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन तो हमको 4 डिफरेंट ग्रुप दिख रहा है, पर सर ये जो सर लोन पेयर है इसको ग्रुप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। भाई जो लोन पेयर है ना, इसको बोलते हैं लोन पेयर। जो लोन पेयर होता है ये भी डिफरेंट ग्रुप होता है, ये भी डिफरेंट ग्रुप होता है ना। तो ये भी इसको क्या मानते हैं, अलग ग्रुप मानते हैं, इसको भी ग्रुप की तरह माना जाता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी कायरल है। क्या है ये, कायरल है। तो ये बात अपने दिमाग में आपको सेव करके चलनी है। यानी यहाँ पे भी क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। क्या है भैया,
4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे कायरल। तो कायरलिटी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। तो भाई इतनी सारी बात आप करने के बाद, इतनी सारी चीजों को पढ़ने के बाद, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी पी लूं, तब तक आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो, है ना। 2 मिनट ब्रेक देता हूँ, 1 मिनट, चलो सर ऑफलाइन लेक्चर में 1 मिनट ब्रेक है, हाँ 1 मिनट ब्रेक ले लो, है ना, थोड़ा सा पानी वानी पी लो। आई एम रिटर्निंग सून, 1 मिनट ब्रेक। आए भाई, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। तुम लोगों को बोर्ड के पीछे से तो दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे क्लास है, नोटिस कर पा रहे हो? अब दिख रहा है? अब अब तो नहीं दिख रहा होगा, अब अब दिख रहा होगा। अच्छा गेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में बताओ इसके अंदर कैरिलिटी है कि नहीं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके अंदर बताओ कैरिलिटी है कि नहीं। मान लो यहाँ पे सल्फर हो, मान लो यहाँ पे सल्फर हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, सल्फर है डबल बॉन्ड है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं मेरे पास एग्जैक्ट इसका पता नहीं है, पर इस क्वेश्चन मेरे सामने आया है, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, इसको जरा करना। एक सेकंड, मेरा पेपर कहीं रखा हुआ था, यहाँ पे कहाँ गया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सीजन और यहाँ पे लगा हुआ है C2H5, यहाँ पे लगा हुआ है CH3। बताओ इसके अंदर कैरिलिटी है कि नहीं है? चलो बताओ, बताओ इसके अंदर कैरिलिटी है कि नहीं है। कैरिलिटी पता करनी है तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यानी 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गई सर। कैरिलिटी केवल कार्बन में नहीं होती है, किसी में भी हो सकती है, वही तो बता रहा था मैं तुम्हें। पहली कंडीशन फुलफिल, 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप भी लगे हैं, CH3 है, एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ C2H5 है, एक तरफ लोन पेयर है, यानी ये क्या है, दूसरी कंडीशन 4 डिफरेंट ग्रुप भी हैं, तो ये क्या हो गया, कायरल हो गया। क्या हो गया, कायरल हो गया। अब सुनो, एक मजे की बात बताऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें अगर मैं पढ़ा दूं तो तुम्हारा काम बन जाएगा बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको बोलते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मेरे साथ आप लोग हेडिंग लगाओ, RS कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर आपने RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा तो भैया आपने कुछ नहीं पढ़ा। RS कॉन्फ़िगरेशन हमको पढ़ना है, RS कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत दुलार से समझाऊंगा बेटा, और मक्खन की तरह तुम्हें समझ में आएगा। ये RS कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह समझ में आएगा, मक्खन की तरह। ये RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, R मतलब होता है रेक्टस, R मतलब होता है रेक्टस, और S मतलब होता है साइनस। तो इसको रेक्टस साइनस कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है, सिनेक्टस, रेक्टस और सिनेक्टस कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है, सिनिस्टर, सिनिस्टर, रेक्टस और सिनिस्टर, इसको रेक्टस और सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। साइनस कहता हूं मैं, ये हर बार की याद है, रेक्टस और सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन भी इसको कहा जाता है। अब बेटा हमारी बात जरा ध्यान से समझना, ये रेक्टस और सिनिस्टर सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे फिशर प्रोजेक्शन से। किससे समझेंगे, फिशर प्रोजेक्शन की हेल्प से समझेंगे। अब ये सब फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि फिशर प्रोजेक्शन क्या है। मान लो, है ना, ये जो है ना, ये पूरी कहानी RS कॉन्फ़िगरेशन किसकी हेल्प से समझेंगे, फिशर प्रोजेक्शन की हेल्प से। अब ये फिशर प्रोजेक्शन क्या है, फिश को पकड़ने वाला प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। थप्पड़ पड़ेगा, लोड जाएगा। मान लो भैया X है,
सर एक्स, आप एक्स की याद हमेशा क्यों दिला देते हो? सर एक्स मेरी जिंदगी चली गई, सर मेरा दुनिया तबाह हो गया, मेरी एक्स मुझसे दूर चली गई, सर मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गया। चुप बे, एक्स के पीछे पड़ा है, एक्स हो गई उसको जाने दो, एक्स को भूल जाओ, अपने काम पे फोकस करो, कोई एक्स की बात नहीं करेगा भाई। एक्स की बातें बंद कर दो, जो एक्स हो गई उसको जाने दो। एक्स लोग का, एक्स लोगों की फितरत में होता है धोखा, तो तुम धोखा खा जाते हो, हमारे लिए एक्स बन जाती है ना। चलो ठीक है, मान लो एक्स है। अब एक्स से भैया चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है, ए बी सी डी, चार डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है। ये कोई एक्स एक एटम हो सकता है, इससे चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है। हाँ सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी, ओ भाई सॉरी यार, सॉरी माफ कर दो मालिक। एक्स है, एक्स से चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड है, ए बी सी डी है। सॉरी क्यों बोला तुम्हें पता है? छींक से। हम्म हम्म ए बी सी डी मान लो चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड है। अब बेटा जैसे तुमने देखा कि यहाँ पे चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड है, तुम्हारे मन में एक ख्याल उठना चाहिए, क्या? इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाया जाए। इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं मैं समझाता हूँ। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि देखो भैया, ये ए और बी एक लाइन पे आ रहे हैं ना, ये ए और बी एक लाइन पे आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं सर। तो एक डंडी पारो, एक डंडी पार दिया, ऊपर लिख दो ए, नीचे लिख दो बी। वाह मास्टर क्या बात है, वाह मास्टर क्या बात है ना। तुम देख पा रहे हो एक डंडी पा रहे हो, ये वर्टिकल लाइन में ए बी आ रहे हैं ना, तो यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी, और सी और डी ऐसे हैं, तो इनको आप सी इस तरफ है तो इसको ऐसे लिख दो, है ना, और डी ऐसे लिख दो। अब तुम्हें इसको बनाना नहीं है। बहुत बच्चे सोचेंगे सर इसको कैसे बनाएंगे, हैं तो कैसे बनाएंगे, ये सब तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें ये समझना है कि इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ये क्या है भैया? ये है फिशर प्रोजेक्शन। अब तुम्हें इसको बनाना नहीं है, तो एक चीज से निश्चिंत हो जाओ, इसको बनाया नहीं जाता है ना। तुम्हें ये बताना है, जैसे तुम्हें फिशर प्रोजेक्शन रहेगा, तुम्हें बताना है कि ये रेक्टस है या सिनेस्टर है, रेक्टस है सिनेस्टर है, यानी आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है, तुम्हें सिर्फ इतना बताना है। तो सर एक्स ऑक्स के बारे में आपने क्यों बताया? मैंने कहा कि ऐसे बनता कैसे देख लो। हमने क्या कहा, एक बार फिर से देख लो। हमने कहा मान लो तुम्हारे पास में, मान लो तुम्हारे पास में कोई एक्स एलिमेंट है, उससे चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ए बी सी डी। अब इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना हो तो ए बी एक वर्टिकल लाइन में आ रहा है, तो एक वर्टिकल लाइन खींच दो, यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी। सी इस तरफ आ रहा है तो लिख दो सी डी। ये क्या हो गया? फिशर प्रोजेक्शन बन गया। व्हाट इज दिस? कुकुर काटिस, काहे काटिस ढेला मारे, काहे मारे भूकत रहा, काहे भूकत रहा, जल्दी मारे, काहे जल्दी मारे, खाना खाना था, काहे खाना खाना था, बाजार जाना था, क्यों बाजार जाना था, पैसा कमाना था, क्यों कमाना था, घर पे आना था, है। हाँ, तो ये सब फालतू की बातें तुम्हें सोचने को सुनने को मिलती रहेंगी, है ना। पर भैया अपने गोल को मत भूलना, 180 आउट ऑफ 180 गारंटीड है बेटा। इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें? क्यों क्यों पढ़ा रहा है मास्टर तुम्हें इतना डिटेल में? कभी तुमने सोचा, कभी तुमने सोचा इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा है मास्टर? क्यों? ये तुम्हें चाहता है, तुम्हें दिलाना चाहता है सिलेक्शन, तुम्हें दिलाना चाहता है सिलेक्शन। 180 में 180 मार्क्स। मेरा सिर्फ एक मुद्दा है कि जब नीट 2025 का पेपर हो, तो 2025 हो, 2026 हो, 2027 हो, कभी भी का पेपर हो, 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स केमिस्ट्री का यही से आना चाहिए। मेरा सिर्फ एक गोल है, मैं इसी को लेकर के काम करता हूँ, मैं इसी को लेकर के काम करता हूँ भाई, सिंपल सी चीज है ना। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो चलो भाई आर एस कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में समझते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन का एक्चुअल मुद्दा क्या है, एक्चुअल मुद्दा क्या है, और कैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजों के बारे में जिक्र करते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। आर एस कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके बारे में बात करूं तो मान लो हमारे पास में कोई 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 एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक हमारे पास एग्जांपल है, मैं पेपर लेकर के बैठा हूँ, इसमें मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था पर मेरे पीपीटी से गलत हो गया, है ना, डिलीट हो गया बेटा, तो इसको मैं फिर से करवा रहा हूँ। मेरे पास में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, मेरे पास में इधर पेपर रखा हुआ है, तो मैं इसको देख ले रहा हूँ। CH3, फिर क्या हुआ है, क्लोरीन, फिर क्या है, फ्लोरीन, और फिर क्या है यहाँ पे, ड्यूट्रियम है। ड्यूट्रियम ही है, हाँ ड्यूट्रियम है। अब ऐसे क्वेश्चन है, ये तुम्हें फिशर प्रोजेक्शन मिल गया, है ना, तुम्हें क्या मिल गया बेटा, फिशर प्रोजेक्शन। अब तुम्हें बताना है कि इसमें आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो कैसे बताओगे? मैं तुम्हें मुद्दा समझाता हूँ। आर एस कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए लगाना पड़ता है CIP रूल। क्या लगाना पड़ता है? CIP रूल। अभी आपने CIP रूल पढ़ा था। CIP रूल क्या कहता है?
सीआईपी रूल कहता है एटॉमिक नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा। ओके सर, तो यही काम यहाँ पे भी करना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो। तो एक बात बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, ड्यूटेरियम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? क्लोरीन की है, तो उसको 1 नंबर दो। फिर किसकी है सर? फ्लोरीन की है, उसको 2 नंबर दो। फिर इस कार्बन की है, तो उसको 3 नंबर दो। दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे, है ना? दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। अब कुछ मत करो और इसको 4th नंबर दो, इसको 4th नंबर दो। बोलो क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है, आपको क्या करना है, आपको 1 से 3 की तरफ चलना है। सबसे पहला स्टेप क्या करता है? मूव, मूव फ्रॉम 1 to 3, 1 से 3 की तरफ चलो। सीआईपी रूल लगाओ, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करो और 1 से 3 की तरफ चलो। तो भैया 1 से 3 की तरफ चलना है, तो 1 से 3 की तरफ ऐसे जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? जब आप जाओगे तो या तो तुम्हें क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा, या तो तुम्हें क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा और या तो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। हर बार जरूरी नहीं है, चलो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज है, और कई बार तुम्हें क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, कई बार तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। हाँ सर, ये बात तो सही है सर, ये बात तो सही है। हम्म, हाँ सर, कई बार क्लॉकवाइज, कई बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी फिलहाल हम केवल और केवल, अभी फिलहाल हम देखते हैं, अगर ऐसी चीज तुम्हें देखने को मिल रही है कि क्लोरीन से निकले, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। पर याद रखना, हमें कहाँ से कहाँ मूव करना है? 1 से 3 पे मूव करना है, 1 से 3 पे मूव करना है। दूसरा, ऑब्जर्व करना है आपको कि जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है, ये आपको ऑब्जर्व करना है कि जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल पे है या वर्टिकल पे है। जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है इस पे तुम्हें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन टू योर सेल्फ, क्वेश्चन योर सेल्फ, खुद से क्वेश्चन करो कि ये हॉरिजॉन्टल पे है, ये हॉरिजॉन्टल पे है या है वर्टिकल पे, या है वर्टिकल पे। ये खुद से क्वेश्चन करो, तभी आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। हमने प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया, हमने देखा कि जो फोर्थ ग्रुप है वो वर्टिकल पे है, तो हमें पता लग गया कि ये वर्टिकल पे। अब कैसे करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो सीआईपी रूल लगाया, अब मुझे बताना है कि आर है या एस है। उसको बताने के लिए मैं आपको इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। अभी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया है, अभी आपको मैं एक तरीका बताया हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ एक क्या किया हूँ, तरीका बताया हूँ। इस तरीके से आपको चलना है मेरे साथ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन से समझते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन को। इस बार तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी बेटा, इस बार तुम्हारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। मान लो हमारे पास में कोई ऐसे फिशर प्रोजेक्शन हमें देखने को मिला, हाँ मास्टर हमको देखने को मिला। अब इस फिशर प्रोजेक्शन को देखने के लिए हमारे पास 4 ग्रुप है, फ्लोरीन है एक तरफ हाइड्रोजन है ना, एक तरफ फ्लोरीन है, एक तरफ हाइड्रोजन है। मेरे पास क्वेश्चन है, एक Br है, ब्रोमीन है, और एक तरफ मान लो CH3 है। चलो ऐसा है, हाँ सर ऐसा है। अब तुम्हें बताना है कि R है या S है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, हमें बताना है फाइंड गिवन कंपाउंड इच कंपाउंड हैव R और S कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है आपको बताना है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है आपको बताना है। तो कुछ मत करो, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, फर्स्ट रूल क्या करना है, अप्लाई सीआईपी रूल। आपको सीआईपी रूल लगाना है। सीआईपी रूल क्या कहता है सर? सीआईपी रूल कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सर सीआईपी रूल लगा दिया, ब्रोमीन, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन में ब्रोमीन की प्रायोरिटी फर्स्ट होगी तो उसको फर्स्ट नंबर दिया। फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन की प्रायोरिटी सेकंड होगी तो उसका एटॉमिक नंबर उसके बाद आता है, फिर इसकी प्रायोरिटी थर्ड होगी, फिर इसकी प्रायोरिटी फोर्थ होगी। ठीक, सीआईपी रूल तो लगा दिया। अब जैसे ही मैंने सीआईपी रूल लगा दिया, हम देखेंगे हमें क्या करना है, हमें मूव करना है, मूव
मूव फ्रॉम 1 to 3, अपनी कार लो, है ना, वैगनार लो और 1 से 3 पे चलो। 1 से 3 पे जाने का रास्ता कैसे है? एक तो है ऐसे चले जाओ 1 4 3, लेकिन ये सही नहीं है। 1 2 फिर 3 होता है ना, तो हमें ऐसे चलना पड़ेगा। जब हम ऐसे जाएंगे तो जैसे ही 1 से 3 जाएंगे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्लॉक वाइज बन रहा है। यहाँ पे क्या हम कैसे जा रहे हैं? यहाँ पे हम क्लॉक वाइज जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? क्लॉक वाइज जा रहे हैं। तो याद रखना क्लॉक वाइज जाएंगे। अब क्लॉक वाइज गए, अब हमने देखा तीसरी चीज हमें क्या देखनी है? हमें ये देखना है कि जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो हमने देखा यहाँ पे जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पे है बेटा? वो हॉरिजॉन्टल पे है। किस पे है? हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे। तो इसके लिए मैं आपको एपी स्टार देता हूँ, आशुतोष पांडे ट्रिक। एपी स्टार, एपी स्टार क्या कहता है भैया? एपी स्टार कहता है कि अब यहाँ पे आपको रेक्टस नेक्टस बतानी है, इसलिए 3 चीजें आपने देख ली। यहाँ पे एक ट्रिक याद कर लो। कैसे बताओगे? ये ट्रिक भैया बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबों में दी जाती है। एपी स्टार भाई नोट करने वाली बात है। 2 चीज याद करनी है, एक याद करनी है HCS, एक याद करनी है BCR। ये 2 चीज याद कर लोगे क्या? HCR, HCS, BCR, ये सर क्या होता है? ये होता है हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज होगा तो सिनेक्टस होगा, मतलब कभी क्लॉकवाइज मूव करो। और जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ये जो H और V है, ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप के लिए है। क्या कह रहा हूं समझो मेरी बात को भाई। अगर तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, अगर तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल है, H मतलब हॉरिजॉन्टल, ये क्या होगा? ये किसकी बात कर रहा हूँ? फोर्थ ग्रुप की, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप की। अगर ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पे है और ये तुम्हारा गिवन फिगर क्लॉकवाइज है, C फॉर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा S कॉन्फ़िगरेशन, S मतलब सिनेक्टस। और अगर तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है और क्लॉकवाइज है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा हो जाएगा R, है ना। HCS BCR एक ट्रिक होता है जिससे आपको याद रखना है चीजों को। HCS BCR एक ट्रिक होता है जिससे आपको याद रखना है। तो एपी स्टार क्या कहता है? एपी स्टार कहता है HCS BCR। ये क्या है सर? ये है एपी स्टार, आशुतोष पांडे स्टार। हाँ, आशुतोष पांडे स्टार, आशुतोष पांडे स्टार। हाँ आओ। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, देखो मैंने देखा कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल पे है और ये बेटा क्लॉकवाइज है। हमने देखा हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप और क्लॉकवाइज है। तो HCS यानी गिवन फिगर हमारा क्या हो जाएगा? गिवन फिगर हमारा हो जाएगा सिनेक्टस, यानी ये S कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है भैया? S कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है भैया? हाँ सर, ये चीज समझ में आ गई। एक अगला क्वेश्चन करेंगे क्या? अगला क्वेश्चन करेंगे? हाँ सर बिल्कुल करते हैं। एक क्वेश्चन आप करो भैया, एक क्वेश्चन करो आप। मान लो यहाँ पे ड्यूट्रियम लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, और यहाँ पे मैं कोई एक और ग्रुप ले लेता हूँ। चलो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, OH ले लेता हूँ, OH ले लेता हूँ। मैं कैसे करता हूँ इसको? एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ, NH2 OH, एक तरफ कर लेता हूँ ड्यूट्रियम, एक तरफ कर लेता हूँ हाइड्रोजन। यहाँ ड्यूट्रियम कर लेता हूँ और यहाँ हाइड्रोजन कर लेता हूँ। बताओ ये R होगा या S होगा? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है अप्लाई CIP रूल। CIP रूल लगाओ भैया। CIP रूल जैसे ही लगाऊंगा मैं देखूंगा कि सर CIP रूल लगाने पे ऑक्सीजन, ड्यूट्रियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, NH2 को प्रायोरिटी इसको फर्स्ट मिलेगी, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन बाद में आता है ना। फिर ऑक्सीजन पहले आता है, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे होगी, है ना। और बेटा ये हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, बोलो ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास ज्यादा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है ना। हाँ सर बिल्कुल होता है। तो एक बात बताओ, तो हमसे गलती हो गई क्या? हाँ गलती तो आपसे बहुत भयंकर हो गई है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से करता हूँ, है ना, प्रियोरिटी ऑर्डर में थोड़ी सी टक्का टिक हो गई है। इस क्वेश्चन को जो आप देखो, आप मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिया है, इस तरफ लिया है NH2, इस तरफ लिया है OH यार, OH, इस तरफ लिया है OH, इस तरफ लिया हूँ ड्यूट्रियम, इस तरफ लिया हूँ हाइड्रोजन, एक तरफ लिया हूँ हाइड्रोजन, एक तरफ लिया हूँ ड्यूट्रियम। अब बताओ R कॉन्फ़िगरेशन या S कॉन्फ़िगरेशन? सबसे पहले हमें CIP रूल लगाना है। बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज्यादा होता है नाइट्रोजन का? पहला क्वेश्चन।
नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है ना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर सर इसको सेकंड दी जाएगी, इसको सेकंड दी जाएगी, और इसको सर क्या दी जाएगी, इसको दी जाएगी थर्ड, इसको दी जाएगी थर्ड, कि इसका मास ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज्यादा, सेम एटॉमिक नंबर है पर मास देखना है। एटॉमिक नंबर कभी टाई अप हो जाए तो आइसोटोप्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ पे याद रखना, नोट करने वाली चीज है, आइसोटोप्स को ज्यादा प्रायोरिटी, आइसोटोप्स मोर प्रायोरिटी, है ना, ये बात आप अपने दिमाग में सेव करके रखें, है ना। तो यहाँ पे आइसोटोप आ गया तो उसको थर्ड नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें 1 से 3 चलना है, मूव फ्रॉम 1 to 3। हमें किधर चलना है सर, हमें 1 से 3 जाना है, 1 to 3। 1 से 3 जैसे चलूंगा मैं, 1 से 3 चलूंगा, तो 1 से 3 जाने का क्या तरीका है सर, पहले 1 फिर 2 फिर 3, ये सर ऐसे जाऊंगा, 1 से 3 पे गया, 1 से 3 पे गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बन रहा है क्लॉकवाइज, क्या बन रहा है क्लॉकवाइज। अब जैसे मैंने देखा क्लॉकवाइज बन रहा है, फिर हमें ऑब्जर्व करना है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को, कि जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है ये हॉरिजॉन्टल पे है या वर्टिकल पे है, खुद से कुछ पूछो। तो सर ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा किस पे है, वर्टिकल पे है, ये वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, वर्टिकल पे है, ये किस पे है, वर्टिकल पे है। तो जो वर्टिकल पे होता है, अब एपी स्टार क्या कहता है, एपी स्टार कहता था, एपी स्टार कहता था HCS, हॉरिजॉन्टल पे होता था, क्लॉकवाइज होता था। ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे हो, क्लॉकवाइज हो तो सिनिस्टर्स होता था, पर अगर वर्टिकल पे हो, क्लॉकवाइज हो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आर। तो सेकंड कंडीशन है ना, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है, क्लॉकवाइज हो तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी यहाँ पे रेक्टस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो क्लॉकवाइज के लिए आपने एपी स्टार देखा, क्लॉकवाइज के लिए आपने एपी स्टार देखा, क्लॉकवाइज में आपने देखा अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है तो सिनेसिस होगा, और क्लॉकवाइज में देखा अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा किस पे है, वर्टिकल पे है तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे था तो आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा किस पे होता, हॉरिजॉन्टल पे होता तो किस क्या होता, एस कॉन्फ़िगरेशन होता। अब अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज नहीं रहेगा, इस क्वेश्चन को मैं एंटी क्लॉकवाइज कर दूंगा, तो क्या होगा, तो सब उल्टा हो जाएगा, जो भी आपने पढ़ा है उसका उल्टा कर देना, जो भी आपने पढ़ा है उल्टा कर देना। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी एपी स्टम्स अगर भूल जाओ, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अनमूविंग क्लॉकवाइज, अनमूविंग अनमूविंग क्लॉकवाइज इज एट हॉरिजॉन्टल, अगर ये किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, अगर ये किस पे है भैया, हॉरिजॉन्टल पे है ना, अगर ये हॉरिजॉन्टल पे है ना, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अनमूविंग क्लॉकवाइज किस पे, हॉरिजॉन्टल पे है, तो यहाँ पे होगा एस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे होता है एस कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरी बात हमने क्या नोटिस की, दूसरी बात हमने नोटिस की कि सर इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अनमूविंग अनमूविंग एंटी क्लॉकवाइज इज एट वर्टिकल, अगर ये किस पे है, वर्टिकल पे है, तो हमने क्या कह दिया इसको, तो हमने कह दिया आर कॉन्फ़िगरेशन। इसी को मैंने याद कराया था आपको बीसीआर से, इसको याद कराया था बीसीआर से, इसको याद कराया था एचसीएस से। हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज होगा तो सिलेक्टर एक फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल तो एचसीएस और बीसीआर। अब अगर मान लो कुछ ऐसा हो, इसको मैं मिटाल दे रहा हूँ और फिर कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटाल दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, है ना, एचसीएस बीसीआर आता है तो जो लाइन लिखा हुआ आपको पता लग जाएगा, है ना। क्लॉकवाइज के केस में फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो सिनेसिस होगा, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है तो रेक्टस होगा। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा हो, एक क्वेश्चन ऐसा हो, इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है, तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और बता देना है। मान लो हमारे पास में एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है कि Cl CH3 ड्यूट्रियम फ्लोरीन। अब बताओ इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले CIP रूल लगाओ, CIP रूल लगाया तो फ्लोरीन को ज्यादा प्रायोरिटी मिली, फिर फ्लोरीन को मिली, फिर इसको मिला,
फिर इसको मिला, यानी 1 2 3 फिर 4th, है ना। तो अगर आप देखो, जैसे मैं मूव करूंगा 1 2 3, 1 से गाड़ी उठानी है, 3 पे पार्क कर देना है। जैसे मैंने सीआईपी रूल लगाया, हमने क्या किया, अप्लाई किया सीआईपी रूल, अप्लाई कर दिया सीआईपी रूल, सीआईपी रूल को हमने अप्लाई कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन हमने क्या कर दी, हम मूव किए 1 2 3, हम मूव किए 1 2 3, हमने देखा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिल रहा है इस बार क्लॉक नहीं है, इस बार एंटी क्लॉकवाइज है। इस बार क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इस बार ये एंटी क्लॉकवाइज है। फिर हमने देखा कि जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, ये किस पे है, जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, ये बताओ, ये बताओ ये हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे है। तो सर हमने देखा कि किस पे है, ये वर्टिकल पे है, ये किस पे है, वर्टिकल पे। तो यानी सर अगर वर्टिकल होता, अगर क्लॉकवाइज होता, अगर क्लॉकवाइज होता फोर्थ वर्टिकल ग्रुप वर्टिकल पे, तो रेक्टस होता, है ना। अभी आपने पढ़ा है वीसीआर। अगर क्लॉकवाइज होता, अगर क्लॉकवाइज होता है, यहाँ पे खैर एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे होता है तो क्या होता है, रेक्टस होता। अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि रेक्टस ना होकर के क्या हो जाएगा, सिरेक्टस हो जाएगा। यहाँ पे एस कन्फिग्रेशन होगा, होना तो चाहिए था क्या, रेक्टस, पर क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, जितनी भी चीजें है ना, जब क्लॉकवाइज होता फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप तो क्या होता है, रेक्टस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस कन्फिग्रेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मान लो कभी एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो क्या कर देंगे। अब अगर मान लो ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे होता, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे होता, तो आपने क्या पढ़ा, एच सी आर, तो होना चाहिए था रेक्टस, पर क्या हो जाएगा, रेक्टस। एच सी एस, सॉरी एच सी एस होना चाहिए था सिनेसिस, है ना, होना चाहिए था सिनेसिस, तो हो क्या जाता, आर आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। तो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। एक क्वेश्चन और करके मैं आपको दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में एक क्वेश्चन है ऐसे, मैं क्या कह रहा हूँ आपको भी समझ में आएगा, NH2 NH2 OH OH Cl OH, बताओ ये रेक्टस है सिनेक्टस है, रेक्टस है सिनेक्टस है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ड्यूट्रियम कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे ड्यूट्रियम कर देता हूँ, चलो बताओ, ड्यूट्रियम कर देता हूँ, बताओ 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 कैसा रहेगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, ध्यान से देखो, क्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन, क्लोरीन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, है ना, क्लोरीन को सबसे ज्यादा मिलेगी। फिर ऑक्सीजन को मिलेगा, तो 1 2 3, तो ऐसे चलोगे आप 1 2 3, ऐसे आओगे आओगे, तो कैसा हो गया सर, ये तो सर एंटी क्लॉक हो गया। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने अप्लाई किया सीआईपी रूल, हमने सीआईपी रूल अप्लाई किया, सीआईपी रूल मतलब प्रायोरिटी सेट की। फिर हम मूव किए 1 2 3, मूव 1 2 3, हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देखा, क्लॉकवाइज होता तो एच सी आर बी सी एस लगाते, और एंटी क्लॉक है तो उसको उल्टा कर देंगे। तो तीसरा हमने देखा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को हमने देखा तो ये किस पे आ रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है हमारा आ रहा है, आ रहा है बेटा इस पे, ये हमारा आ रहा है हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल पे अगर क्लॉकवाइज होता था तो रेक्टस होता था, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज होता था तो रेक्टस होता था, पर यहाँ पे बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो रेक्टस ना होकर के क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल पे होता था पर क्लॉकवाइज में तो रेक्टस था, पर क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो सिनेसिस हो जाएगा, तो ये एस कन्फिग्रेशन हो जाएगा। सॉरी 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 माफ करना, हाँ एच सी एस पढ़ा है ना, एच सी एस, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पे होता था तो सिनेसिस होता था, पर क्योंकि यहाँ पे बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा, यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, यानी क्लॉकवाइज का जस्ट उल्टा कर दो तो आपको इस मन में आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से 20-30 मिनट अगर आप मुझे और देते हो तो चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आर एस कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आ गया, आर एस कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आ गया भाई। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इनएंसियोमर्स। क्या पढ़ना है, इनएंसियोमर्स एक टॉपिक होता है ऑप्टिकल इनएंसियोमर्स। अरे क्या हो रहा है, चलो हटाओ। इनएंसियोमर्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इनएंसियोमर्स ये ऑप्टिकल मेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी हमें बच्चों को पढ़ाया जाता है इनएंसियोमर्स। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ।
एनेंशियोमर्स का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इसको मैं ठीक से लिखता हूँ और 15 से 20 मिनट आपका मैं लूंगा और यहाँ से मैं आपका चीजें क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। एनेंशियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर। क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जिनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को क्या बोल देते हैं? एनेंशियोमर बोल देते हैं। इसको कहा जाता है एनेंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब अगर कभी भी एनेंशियोमर देखने को मिलेगा ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि दो मिरर इमेज होंगी, वो सुपर इम्पोज नहीं होगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर्स। उस कंडीशन में याद रखना जहां भी एनेंशियोमर होगा, अगर पहला वाला डी है, इफ वन इज डी, डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो दूसरा वाला क्या होगा? इफ वन इज डी देन अदर विल एल, तो दूसरा क्या होगा? लीवो रोटेटरी होगा। यानी अगर दो मिरर इमेज है और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, उसे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, तो उसमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो एक लीवो रोटेटरी होगा। अगर एक डी होगा तो एक एल होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अगर एक डी होगा तो दूसरा एल होगा, है ना। और तीसरी बात क्या है? इक्वल और अपोजिट रोटेशन होता है। इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है? रोटेशन होता है ना। इन बोथ इक्वल, यानी एक तरफ अगर एक 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 प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन होता है। इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन। तो एनेंशियोमर्स के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। एनेंशियोमर्स किसे बोलते हैं? दो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स बोलते हैं। एनेंशियोमर्स में अगर एक एक डी होगा तो दूसरा एल होगा, और एक अगर किसी भी प्लेन क्लॉकवाइज लाइट को राइट की तरफ करेगा कि लेफ्ट की तरफ करेगा, और इक्वल और अपोजिट होगा, बराबर रोटेट करेंगे पर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एनेंशियोमर्स की। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है एनेंशियोमर्स की। बोलो भाई मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इसकी एग्जांपल हो जाए, इसकी एग्जांपल हो जाए भाई, बोलो इसकी एग्जांपल हो जाए। ठीक है सर, इसकी एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ, इसके एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। यहाँ पे लिख देता हूँ CS3, यहाँ पे लिख देता हूँ BR। एक फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूँ, मैं फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूँ। और एक तरफ लिख देता हूँ क्लोरीन, एक तरफ लिख देता हूँ हाइड्रोजन, एक तरफ लिख देता हूँ क्लोरीन, एक तरफ लिख देता हूँ हाइड्रोजन। चलो बताओ, चलो बताओ, चलो बताओ एनेंशियोमर्स है कि नहीं है? एनेंशियोमर्स है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, एनेंशियोमर्स है कि नहीं है? तो सर हम कैसे पता करेंगे? पता करने के लिए हमारे पास दो इमेज होनी चाहिए, कम से कम दो चीज तो होनी चाहिए। दो चीज कैसे होगी मैं आपको बताऊं, दो चीज कैसे होगी मैं आपको बताऊं। एक हमारे पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेम काम कर लो, ये CS3 है, इधर आप BR ही कर लो, और इसको मिरर इमेज, है ना, मिरर इमेज होनी चाहिए। इधर H कर लो, इधर BR कर लो, इधर H कर लो, इधर BR कर लो। सॉरी कुछ मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, यहाँ पे आप H कर लो, यहाँ पे आप H कर लो भाई, ये H यहाँ पे था, इसको यहाँ पे लाया, और इधर कर लो Cl। अगर इसकी मिरर इमेज देखूंगा तो मिरर इमेज करने के लिए मैंने क्या किया? इधर कर लिया Cl, इस Cl को इधर ही रहने दिया और Br को इधर चेंज कर दिया। यानी मैंने कुछ नहीं किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ ले आया, इस Br को यहाँ पहुंचा दिया, तो एक दूसरे की मिरर इमेज बन गई। हाँ, पर इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, इसको हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुपर इम्पोज नहीं होंगी। तो ये एनेंशियोमर्स है। क्या है ये? एनेंशियोमर्स है। क्या है भाई? एनेंशियोमर्स है। आप एक काम करो, यहाँ पे CIP रूल लगाओ, CIP रूल लगाओ। हाँ, 1 2 3, आप ऐसे चलोगे, ऐसे, यहाँ पे क्लोरीन, है ना, 1 2 3, तो आप ऐसे चलोगे, है ना। जैसे आप ऐसे चलोगे आप देखोगे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है? ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, इट इज नॉट क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? बताओ। ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे होता है, तो क्या होता है? ये सिनेसिस होता है। और इसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे? हॉरिजॉन्टल पे। क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? रेक्टस होगा। ये S कॉन्फ़िगरेशन है, ये R कॉन्फ़िगरेशन है। ये S है, ये R है, तो एक दूसरे के मिरर इमेज तो है,
और ये एनंशियोमर्स है। क्या है ये? एनंशियोमर है। क्या है? एनंशियोमर्स है। अच्छा, इसको पता कैसे करेंगे? इसको पता करने की हमारे पास एक ट्रिक है। एक पता करने की हमारे पास ट्रिक है। कभी भी बेटा ऑड एक्सचेंज हो, ट्रिक क्या है? कभी भी ऑड एक्सचेंज हो, ऑड एक्सचेंज मतलब जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक का एक्सचेंज किया, इसमें मैंने इसमें मैंने वन एक पोजीशन को एक्सचेंज किया है। उस एक पोजीशन का मतलब क्या किया? यहाँ पे यहाँ पे था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यहाँ ले आया और ब्रोमीन को यहाँ भेज दिया। यानी यहाँ पे एक पोजीशन चेंज कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ कर दिया, ब्रोमीन को यहाँ ले आया। एक ही पोजीशन को चेंज किया, यहाँ पे ब्रोमीन को ले आया तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसा हो, जब कभी भी ऑड एक्सचेंज हो तो हम बोल देंगे एनंशियोमर्स। तो इसमें एक बात याद रखना, अगर ये एस है तो ये ऑटोमेटिकली आर होगा, ऑटोमेटिकली आर होगा, देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑड एक्सचेंज किया, अगर ये एस है तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा? दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात समझ में आई। तो अगर ये हमारा एस है, अगर ये हमारा एस है तो ये ऑटोमेटिकली आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आर हो जाएगा। क्योंकि ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे हमने क्या किया? ऑड एक्सचेंज किया। क्या किया? ऑड एक्सचेंज किया। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो मान लो हमारे पास में है CH3, मान लो हमारे पास में है CH3। क्या है भाई? CH3 है और यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। और दूसरी बात हम क्या करते हैं, एक तरफ लगा देते हैं ब्रोमीन, एक तरफ लगा देते हैं हाइड्रोजन को, एक तरफ लगा देते हैं ब्रोमीन, एक तरफ लगा देते हैं हाइड्रोजन को। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हमें इसका क्या देखना है? हमें इसके एनंशियोमर्स के बारे में देखना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम CH3 और Cl के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, हम CH3 और Cl के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। हम CH3 को ऐसे लिख दे रहे हैं, Cl को ऐसे लिख दे रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? और हम क्या कर रहे हैं? इधर इधर था Br तो इधर ले आए हाइड्रोजन, इधर ले आए Br, इधर ले आए हाइड्रोजन, इधर ले आए Br। हमने एक पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, हमने एक पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, है ना? हमने क्या किया? इसको फिर से बना दूं, छोटा करके बना देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आपको। हमने कुछ नहीं किया, हमने CH3Cl को छेड़खानी नहीं की। CH3Cl को मैंने सेम वैसे ही रखा, हमने सिर्फ इसकी एक पोजीशन पे गड़बड़ी कर दी, एक पोजीशन पे छेड़खानी कर दी। वो क्या कर दिया? इसके इस हाइड्रोजन को इधर ले आए तो ये इधर चला आया, इस ब्रोमीन को इधर ले आया, तो हमने एक पोजीशन ही पे एक्सचेंज किया और मिलाकर हाइड्रोजन को इधर उठाया ना। तो यहाँ पे ऑड एक्सचेंज हुआ है ना? ऑड एक्सचेंज हुआ, ऑड एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? वन पोजीशन एक्सचेंज किया है, वन पोजीशन एक्सचेंज किया है ना, वन पोजीशन। तो अगर इसको देखूं मैं, अगर इसको देखूं, एक क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है ना, तो इसको वन बोलेंगे, इसको टू बोलेंगे, इसको थ्री बोलेंगे, है ना। अगर मैं ऐसे चलूं वन से थ्री तो एक ऐसा, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए था? इस सिनेसिस्ट होना चाहिए था। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? रेक्टस हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया? ऑड एक्सचेंज किया है। अगर मैंने ऑड एक्सचेंज कर दिया तो एक अगर सिनेसिस है तो दूसरा क्या हो जाएगा? रेक्टस हो जाएगा। अब अगर अभी अभी हम एक चुल मची, अभी हमारी चुल शांत नहीं हुई, अगर हम इसको एक बार और ऑड एक्सचेंज कर दें, वन ऑड एक्सचेंज और कर दें, अगर इसका एक और ऑड एक्सचेंज कर दें तो क्या होगा? वन ऑड एक्सचेंज और कर दें, एक बार इसका ऑड एक्सचेंज और कर दें, एक तो ऑड एक्सचेंज किया, अब एक बार और ऑड एक्सचेंज कर दें तो क्या होगा? अगर एक बार और एक्सचेंज कर देंगे तो ये मान लो हमारा CH3 और Cl था, ये हमारा CH3 और Cl था। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम CH3 को यहाँ ले आ रहे हैं इस पोजीशन पे, तो CH3 यहाँ आ गया, CH3 को हमने क्या कर दिया? यहाँ ले आए। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रोमीन को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ब्रोमीन यहाँ शिफ्ट हो गया और ब्रोमीन यहाँ शिफ्ट हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, H और Cl यहीं पे रहेगा, H और Cl यहीं पे रहेगा। पिछली बार हमने क्या किया था? इसको चेंज किया था, अब हमने इसको चेंज कर दिया। जैसे हमने इसको चेंज किया, यानी एक पोजीशन हमने बदल दी, हाइड्रोजन क्लोरीन सेम जगह पे, पर ब्रोमीन और CH3 की पोजीशन को हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ब्रोमीन और CH3 की पोजीशन को हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। एक ऑड एक्सचेंज और कर दिया। जैसे ही मैंने ऑड एक्सचेंज कर दिया, तो अगर ये आर होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा? फिर ये सेंसस हो जाएगा। तो अगर इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोलूं, इसको मैं सी बोलूं, और फिर मैं आपसे कुछ कुछ कंक्लूजन्स को ड्रॉ करूं, कुछ कंक्लूजन्स लिखूं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कुछ कंक्लूजन लिखूं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो, ये हमारे पास में एक चीज था, हमने क्या किया? एक ऑड एक्सचेंज किया, हमने इस ब्रोमीन को इधर कर दिया, हाइड्रोजन को इधर कर दिया। तो ऑब्वियस बात है, वन ऑड एक्सचेंज होता है
तो अगर ये S रहा होगा तो R हो गया होगा। एक ऑड एक्सचेंज और किया, ब्रोमीन पे यहाँ कर दिया, C3 वहां कर दिया, मैं कर दे रहा हूँ, ये तुम्हें दिख रहा है यार। एक ऑड एक्सचेंज किया तो फिर क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं कंफ्यूजन बताऊं तो तुम देखो A और B क्या है, ए और बी एनेंथियोमर्स है, ए और बी एनेंथियोमर्स है, ए और बी एनेंथियोमर्स है, क्योंकि एक आर है तो एक एस है, एक आर है एनेंथियोमर्स तो एक एस है। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर है, ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर है। क्यों, एक आर है और एक एस है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर है। पर अगर मैं बात करूं, बी और सी की, बी और सी की, तो बी और सी भी क्या है, बी और सी भी क्या है, इनेंथियोमर्स, ठीक है, इनेंथियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर है। पर अगर मैं बात करूं किसकी भैया, अगर मैं बात करूं इसकी ए और सी की, ये ए है और ये सी वाला है, ए और सी, इसको मैंने ए बोला, इसको सी बोला, ए और सी क्या है, ये भैया आइडेंटिकल है, ये क्या है, ये आइडेंटिकल है, ये क्या है, आइडेंटिकल है। ये जो एबीसी कर रहा हूं भाई, मैंने इसको ए बोल दिया, ए और बी, इसके अंदर आर है, इसके अंदर एस, इसके अंदर आर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, एनेंथियोमर्स हो गए। ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ये भी एनेंथियोमर्स होंगे। पर ए और सी में दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया आइडेंटिकल। क्या बोल दिया भाई, इसको मैंने बोल दिया आइडेंटिकल। बोलो क्या मेरी बात आपको समझ में आई, हाँ से समझ में आ गया। अब याद रखना, अगर एक कायरल एटम है, नोट डाल करके एक बात याद रखना, नोट डाल करके एक बात याद रखना मेरे भाई, क्या याद रखना है, इफ वन कायरल एटम इज प्रेजेंट इन कंपाउंड, इफ वन कायरल एटम इज प्रेजेंट इन कंपाउंड, एटम इज प्रेजेंट इन कंपाउंड, अगर एक कायरल एटम प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, इन कंपाउंड, इफ वन कायरल एटम इज प्रेजेंट इन कंपाउंड, तो हम क्या बोल देंगे, तो ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इट विल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या होगा, ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इट विल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, अगर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़े, हाँ, लेकिन अगर मान लो, पहला कंडीशन तो ये है, दूसरा कंडीशन, अगर एक से ज्यादा कायरल एटम प्रेजेंट, इफ वन, इफ टू आर मोर देन कायरल एटम इज प्रेजेंट, इफ टू आर मोर देन कायरल एटम इज प्रेजेंट। अब ये कैसे देखने को मिलेगा बताता हूँ, टू आर मोर देन कायरल एटम इज प्रेजेंट, कायरल एटम इज प्रेजेंट। अगर मान लो कभी ऐसा हो कि एक नहीं, दो या दो से ज्यादा कायरल एटम प्रेजेंट हो, क्या हो भैया, दो या दो से ज्यादा कायरल एटम प्रेजेंट हो, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें चेक करना चाहिए, देन इन दिस केस it we have to check COS मतलब COS एंड POS। तो हमें COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। COS का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब COS, और दूसरा हमें देखनी चाहिए POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और मजे की बात क्या है कि अगर दो कायरल एटम है, दो कायरल एटम, देखो एक कायरल एटम है तो हमेशा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पर अगर दो कायरल एटम है तो उसमें हमें दो चीज देखनी चाहिए, एक COS सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS POS। अब याद रखना नोट डाल करके, सेकंड पॉइंट की ही बात है, COS एंड POS, COS एंड POS इफ नॉट प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट नहीं है, इफ नॉट प्रेजेंट, देन 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 कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तभी कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली, तभी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी COS POS नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि अगर एक कायरल सेंटर है, एक कायरल एटम है, तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, एक से ज्यादा कायरल एटम है, तो वो कंपाउंड आपके ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हमें चेक करना है तो हमें COS और POS देखना पड़ेगा,
अगर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तभी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव होगा। एक क्वेश्चन करके इस चीज को समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन है और भैया इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देखना है कि बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो भैया, अगर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पर अगर एक से ज्यादा है तो क्या होगा ये आपको बताना है। चलो एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास में ऐसा है कि CH3 एक तो ऐसा हो गया CH3 और नीचे भी मान लो लगा है CH3, ठीक है सर। यहां पर एक तरफ लगा हुआ है NH2, एक तरफ लगा हुआ है H, इस तरफ मान लो लगा हुआ है Cl, इस तरफ लगा हुआ है Br, है ना। इस तरफ लगा हुआ है Cl, इस तरफ लगा हुआ है Br। एक काम कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए, इसको एक सेकंड के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपको। CH3, अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लगा है NH2, यहाँ पे लगा है H, सेम काम मैं यहाँ भी कर लेता हूँ, इधर लगा देता हूँ NH2 और इधर लगा देता हूँ H। अब बताओ ये COS है या POS है, ये COS है या POS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है या नहीं है, बताओ। आप इसको क्या करना, आप इसको ऐसे काट देना, ऐसे कट्टम कट्टा काटो, इसको हॉरिजॉन्टल काटो। इसको जैसे ही हॉरिजॉन्टल आप काटोगे आपको एक सिमेट्री देखने को मिलेगी। क्या हो गया, आप इसको एक काम करो, इसको हॉरिजॉन्टली काटो, ऐसे काटो, देखो ऊपर भी वही सिमेट्री है, नीचे भी वही सिमेट्री, नीचे भी CH3NH2 हाइड्रोजन है, ऊपर भी वही है, तो यानी इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो मैं तुरंत कह दूंगा कि क्या है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या हो जाएगा भैया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तुरंत मैं बोल दूंगा, खटाक से बोल दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से काटूं, अगर यहाँ से काटूं तो ये क्या हो रहा है, सिमेट्री इसमें देखने को मिल रही है, सिमेट्री इज प्रेजेंट। इसमें क्या है, इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री इसमें क्या है भैया, प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। पर अगर मान लो ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे C2H5 हो, यहाँ पे HOH हो, यहाँ पे OH हो। अब बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। तुम देखो यहाँ पे एक कायरल कार्बन है, यहाँ पे एक कायरल कार्बन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दो कायरल कार्बन था ना, दो कायरल कार्बन था, इसके हाइब्रिडेशन इसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड है। पर बेटा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आप एक चीज नोटिस करना, आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे जो कायरल कार्बन है, अगर मैं इसको कट करूं, अगर मैं इसको कट करूं, अगर मैं इसको कट करूं तो मैं देखूंगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं, इस तरफ C2H5 इस तरफ CH3 है, तो इसमें सिमेट्री नहीं है। तो अगर इसमें सिमेट्री नहीं है तो मैं क्या बोल दूंगा, ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है भैया, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आपको देखना है भैया, देखना है। अगर दो से ज्यादा कायरल कार्बन है, अगर दो से ज्यादा कायरल कार्बन है तो आपको इन चीजों के बारे में जिक्र करनी है, इन चीजों के बारे में जिक्र करनी है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेगा, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेगा, हाँ मास्टर करवा दो। यहाँ पे मान लो CH3 है, यहाँ पे मान लो CH3 है, और यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल है OH और H का, OH और H का। ये OH लगा हुआ है, H लगा हुआ है, और एक तरफ में क्या कर लूँ, एक तरफ NH2 और H कर लूँ, NH2 और H कर लूँ। बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। सर जैसे ही मैं देखूंगा इसके अंदर सिमेट्री देखूंगा, ये एसिमेट्रिक है, ये क्या है, एसिमेट्रिक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर ये एसिमेट्रिक है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप सिमेट्री देखना, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब एक बहुत फेमस केस है, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे बच्चे ओसेट करते हैं, फेमस क्वेश्चन है, इसको मैं भाई आज लेकर के आया हूँ आपके सामने, इसको मैं कराऊंगा, है ना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको कर लेना बहुत जरूरी चीज है। कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, इसके एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो, एक तरफ क्लोरीन लगा हो, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो, एक तरफ क्लोरीन लगा हो,
एक तरफ इस तरफ क्लोरीन हो, इस तरफ हाइड्रोजन हो। अब अगर मैं इसको काटूं, अगर मैं इसको इसे कटूं, यहाँ पे सेंटर पे बैठ के देखूं, तो बेटा याद रखना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। अगर मैं इसको ऐसे काटूं, जैसे मान लो हमारे पास किताब है, ये 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 फोन है मेरा, तो इस फोन को मैं ऐसे काटूं, इसको ऐसे, अगर मैं बिल्कुल प्लेन ऐसे ऐसे काटूं, ऐसे सेंटर से ऐसे काट दूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है बेटा। क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। याद रखना, तुम्हें लग तो रहा होगा कि नहीं है, लग तो रहा होगा कि नहीं है, पर बेटा होता है। इसको ऐसे काटूंगा, इसमें मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं भाई नीट के एग्जाम में आपको सीधे याद होने चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं तुम्हें चीजों को करा सकूँ, है ना। अब आपको मैं एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ, आपको मैं एक रिलेशन करा देता हूँ, आपको मैं एक रिलेशन करा देता हूँ, आपको मैं एक रिलेशन करा देता हूँ, तो हमेशा याद रखना। यार एक चीज मैं तुम्हें हिंट बता दूं, एक चीज बता दूं, अगर कभी प्लेनर मॉलिक्यूल तुम्हें दिख जाए, प्लेनर मतलब, अरे भैया केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े? प्लेनर मॉलिक्यूल कौन होते हैं? जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 होती है, उनको प्लेनर बोलते हैं। प्लेनर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? प्लेनर मॉलिक्यूल ऑलवेज, उनमें ऑलवेज, हमेशा, कभी तुम प्लेनर मॉलिक्यूल को देखो, है ना, तो पीओएस सीओएस के बारे में जरूर सोचना। ऑलवेज पीओएस सीओएस के बारे में, ऑलवेज थिंक अबाउट पीओएस एंड सीओएस। हमेशा सोचो पीओएस और सीओएस के बारे में। ये बात आप याद रखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो कभी प्लेनर मॉलिक्यूल देखो, है ना, याद रखना इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब एक रिलेशन के बारे में बात करते हैं, रिश्ते के बारे में, जिसके लिए तुम बहुत जिज्ञासुक रहते हो। सर जैसे ही मैं रिलेशन का नाम लिखता हूँ तुम्हारे मन पे खुशी आ जाती है। बेटा मैं समझता सब हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझता हूँ। जैसे ही मैं रिलेशन का जिक्र करता हूँ तुम्हारे मन पे खुशी आ जाती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशन। अब रिलेशन किस में पढ़ने जा रहे हैं? बिटवीन टू मॉलिक्यूल व्हेन टू पैरेलल एटॉमिक मोमेंट। रिलेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल व्हेन टू कायरल एटम इज प्रेजेंट। जब दो कायरल एटम प्रेजेंट हो किसी दो मॉलिक्यूल में, तो उनमें क्या रिलेशन होता है उसको हम देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रेजेंट, तो क्या रिश्ता होता है उनमें, ये बात आपको याद रखनी है। ये बात आपको सीधा सीधा याद रखना है। मान लो आल कायरल है। इफ आल कायरल, अगर मान लो दो मॉलिक्यूल है ना, दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में हम रिश्ता देखने जा रहे हैं कि उनमें दो कायरल एटम है। तो अगर जितने भी कायरल एटम है वो अपोजिट है, इफ आल कायरल एटम इज अपोजिट, अगर जितने भी कायरल एटम है वो अपोजिट है, इफ आल कायरल एटम इज अपोजिट, तो उसे बोलेंगे एनेंसियोमर। उसे क्या बोल देंगे? एनेंसियोमर, एनेंसियोमर्स। उसे हम सीधा सीधा बोल देंगे भैया एनेंसियोमर्स है। ये क्या है? एनेंसियोमर्स है। और सुनो, और सुनो, और सुनो, अगर जितनी भी कायरल एटम है वो अपोजिट है तो उन्हें क्या बोल देंगे हम? उन्हें बोल देंगे एनेंसियोमर्स। और अगर आर कायरल सेम है तो उन्हें बोल देंगे आइडेंटिकल। जितने भी कायरल है वो सेम है, आल कायरल एटम इज सेम, तो उसे क्या बोल देंगे? आइडेंटिकल। सेम मतलब आइडेंटिकल ही होता है, तो उसे क्या बोल देंगे? आइडेंटिकल। और तीसरा कंडीशन बड़ा प्यारा है, तीसरा कंडीशन बड़ा प्यारा है। तीसरा कंडीशन क्या होता है? इसको तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं, अदरवाइज डाइस्टीरियोमर्स। अगर इन दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो उससे क्या बोल देंगे? डाइस्टीरियोमर्स। अब ये क्या कह रहा हूं मैं आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में ही आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मान लो हमारे पास में कोई दो मॉलिक्यूल है, मान लो हमारे पास में कोई दो मॉलिक्यूल है, मान लो हमारे पास में कोई दो मॉलिक्यूल है। अब उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। मान लो हमारे पास में कोई दो मॉलिक्यूल है। दो मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मान लो दो मॉलिक्यूल है ऐसे कुछ, यहाँ पे मान लो सी एस, पहले तो एक ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ CH3, यहाँ C2H5, ऐसे इसका फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूँ, ऐसे बना दिया। एक काम करता हूँ, इसको ठीक से बना देता हूँ, ऐसे बना दिया। एक तरफ हाइड्रोजन ले लिया, एक तरफ क्लोरीन ले लिया, एक तरफ हाइड्रोजन ले लिया, एक तरफ क्लोरीन ले लिया, दूसरी तरफ हाइड्रोजन ले लिया और ब्रोमीन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया और ब्रोमीन ले लिया। ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। इसको मॉलिक्यूल ए बोल देंगे।
अब एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं, एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं। अब सुनो, इसमें मैंने क्या किया, एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे C2H5 ले लिया, इस तरफ मैंने कर दिया हाइड्रोजन, इस तरफ कर दिया क्लोरीन, इस तरफ कर दिया क्लोरीन, इस तरफ कर दिया हाइड्रोजन को, इस तरफ कर दिया ब्रोमीन, इस तरफ कर दिया ब्रोमीन, इस तरफ कर दिया हाइड्रोजन को। ऐसा भी कर सकते हैं। ये मान लो हमारे पास में दो मॉलिक्यूल हैं। अब बताओ, अब बताओ ये एक दूसरे से एनर्जियोमर्स हैं कि नहीं? तो अगर सारे काइरल एटम डिफरेंट हैं, सारे काइरल एटम अपोजिट हो, तो क्या बोल देंगे? तो क्या बोल देंगे भैया? तो इसे बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? एनर्जियोमर। अगर सारे काइरल एटम सेम है तो उसे बोल देंगे हम आइडेंटिकल। तो अगर आप देखो यहाँ से, इधर भी BR H सब लगा हुआ है। आप बताओ ये क्या है? ये A और B क्या है? ए और बी क्या है भैया? बताइए आप मुझको, मुझे बताओ। अगर ये वाली बात करूं तो यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन, पहले एक काइरल एटम को देखो, यहाँ पे देखो, इस वाले को पकड़ो, यहाँ पे CIP रूल लगाओ, क्लोरीन एसिड 2 3, है ना? यहाँ पे आऊंगा फिर थर्ड, ऐसे चलूंगा 1 2 3 1 2 3, ऐसे में चलूंगा भाई, ये 1 2 और तीसरा वाला आइटम यहाँ पे पड़ेगा, तो ऐसे आऊंगा, तो मैं देखूंगा मैं एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हूँ, तो HCS होना चाहिए, पर एंटी क्लॉक क्योंकि आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिनेसिस होगा। तो तुम एक बार याद रखना, यहाँ पे S कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ पे S कॉन्फ़िगरेशन होगा, S कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या होगा? S कॉन्फ़िगरेशन होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे R होगा, क्या होगा? R होगा। आप करके देख लो, यहाँ पे S होगा, यहाँ पे R होगा। क्यों क्यों नहीं समझ आ रहा है क्या भाई? एक बात बताओ, क्लोरीन CH3 हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? CIP रूल लगाओ, इसको मिलेगा सर 1, फिर 2, फिर 3। तो जब आप ऐसे से मूव करोगे, आप देखोगे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे पड़ रहा है? सर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पड़ रहा है हॉरिजॉन्टल पे। किस पे पड़ रहा है? हॉरिजॉन्टल पे। तो जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे पड़ रहा है, भाई आप इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे, इसको 4 दोगे, है ना? इसको इसको 4th दोगे, यहाँ पे ग्रुप अटैच है ना, तो ऐसे आप चलोगे, ऐसे फिर यहाँ आओगे, आप यहाँ आओगे तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे बढ़ रहा है? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे बढ़ रहा है भाई? बोलो। हॉरिजॉन्टल पे बढ़ रहा है ना? किस पे बढ़ रहा है? हॉरिजॉन्टल पे बढ़ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इसको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे आप सिंपल सी बात याद रखना कि अगर, ध्यान से सुनो, आप इन सब कंसेप्ट को ही मत लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको क्लियर शब्दों में बताता हूँ, मैं इसको क्लियर शब्दों में बताता हूँ। मान लो हमारे पास में दो मॉलिक्यूल है, ए और बी। ये क्या है? दो मॉलिक्यूल्स है। अब ए और बी को आप आपस में देखो, ये और बी को आप आपस में देखो, ये वाला हमारा सिनेसिस होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, और ये वाला हमारा आर होगा। पक्की बात है, ये एस है और ये आर है, ये हमारा क्या है? एस है और ये आर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आर होगा और ये एस होगा। उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमने एक्सचेंज कर दिया है, तो ये एस होगा, ये आर होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस बात को बोल दिया, आपको ये समझ जाना है कि ये ए और बी क्या है? ये ए और बी एनर्जियोमर्स हैं, क्योंकि जितने भी इसके कायरल सेंटर्स हैं वो अपोजिट हैं। क्या है? अपोजिट है ना? ये क्या है? अपोजिट है। समझ में आ रही है बात? कुछ गलती हो रही है क्या मुझसे? बोलो बोलो। काम करता हूँ मैं, इसको फिर से मैं समझा देता हूँ। CIP रूल लगाओ, CIP रूल लगाओ, क्लोरीन है ना, ये कार्बन है, तो 1 2 3, तो ये ऐसे चलेंगे। जब ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो रेक्टस होगा, ये उल्टा हो गया है। ये क्या होगा भैया? ये रेक्टस होगा। ये क्या होगा? रेक्टस होगा, ये रेक्टस होगा, और ये सिनिस्टस होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इधर से चलूंगा तो 1 2 3, तो 1 2 3, जब ऐसे चलूंगा, जब ऐसे चलूंगा फिर यहाँ आऊंगा, फिर यहाँ आऊंगा तो क्लॉकवाइज चलूंगा। जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, HCS, क्या बोलूंगा? HCS, HCS मतलब ये सिनिस्टस होगा। क्या होगा? ये सिनिस्टस होगा, तो इसको क्या बोल दूंगा? सिनिस्टस होगा ये। यहाँ पे देखूं, अगर यहाँ पे मैं नोटिस करूं, यहाँ पे मैं नोटिस करूं, तो CIP रूल लगाऊं, CIP रूल लगाऊं, तो 1 2 फिर 3, तो मैं ऐसे चलूंगा। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज है,
तो होना तो चाहिए था इसको क्या, होना तो चाहिए था सिनिस्टस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेक्टस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिनिस्टस। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, ये हो जाएगा। इसको मैं एक काम करता हूँ, इस पेज को मैं फिर से बताता हूँ, इस पेज को मैं फिर से बताता हूँ, इस पेज को मैं, सर कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सर कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज को तुम्हें फिर से क्लियर करता हूँ, इस चीज को मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। मान लो हमारे सामने ऐसा हो, मान लो हमारे सामने ऐसा हो, सी एस थ्री 5 C2H5, है ना, और यहाँ पे H, यहाँ पे HCl, और यहाँ पे HBr, है ना, इसको मैंने एक बोल दिया। दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमने क्या किया, CH3 लिया, C2H5 लिया, C2H5 लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, ClH को इधर कर दिया, BrH को इधर कर दिया। मैं जैसे ही देखूंगा इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, सारे कायरल एटम अलग अलग है, ए और बी आप चाहे देख सकते हो, रेक्टस 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 आप देखोगे, इसमें 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 डिफरेंट मिलेंगे, तो ये ए और बी क्या हो जाएंगे, इनएंशियोमर्स हो जाएंगे। सिंपल सी चीज है, ए और बी क्या हो जाएंगे, इनएंशियोमर्स। ये सारे कायरल एटम क्या है, सारे कायरल एटम डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगे, इनएंशियोमर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, इनएंशियोमर्स हो जाएंगे। बस सिंपल सी चीज है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। सारे कायरल एटम अगर डिफरेंट होते हैं तो उसको इनएंशियोमर्स बोल देते हैं। अब देखो भाई, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक ट्रिक याद रखना, उससे तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। ये ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है, ये ट्रिक ये होती है, अगर अगर दो से ज्यादा कायरल एटम है, टू और मोर कायरल एटम है, टू और मोर कायरल एटम है, तो सीधा सीधा बात याद रखना, अभी इतना टाइम जो लग गया ना, उसमें सिर्फ एक बात याद रखना, अगर सारे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, इफ ऑल कायरल एटम एटम डिफरेंट या अपोजिट, तो भैया एनएंशियोमर होगा। जैसे पहले वाले केस में देख लो, सारे कायरल एटम क्या थे, अपोजिट थे, तो क्या हो जाएंगे, एनएंशियोमर्स हो जाएंगे, एनएंशियोमर्स। और सुनो, अगर सारे कायरल एटम, अगर सारे कायरल एटम इफ ऑल कायरल एटम सेम, तो आइडेंटिकल हो जाएंगे। सिर्फ ये बात अगर तुम्हें पता है, तुम देख लेना आर एस, अगर सब में एस एस आर 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 होगा दोनों कंपाउंड में, है ना, सेम पोजीशन होगी, तो क्या हो जाएंगे, ऑल कायरल एटम सेम तो आइडेंटिकल हो जाएंगे। अभी अलग अलग थी तो एनएंशियोमर हो गए, और अगर सेम हो जाएंगे तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, और अदरवाइज अदरवाइज डिस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, डिस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। अब भैया एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम होता है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड को पढ़ते हैं, फिर हमारा काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ये मीजो कंपाउंड क्या होता है, मीजो कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो मीजो कंपाउंड आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, मीजो कंपाउंड आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे टू आर मोर कायरल कार्बन होते हैं। पहला कंडीशन क्या है इसके लिए, मीजो कंपाउंड की कंडीशन क्या है, कंडीशन सबसे पहले यही है, ये कहीं वही देखने को मिलेंगे जहाँ पे टू आर मोर कायरल कार्बन हो, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा क्या हो, कायरल कार्बन हो, वहीं पे मीजो कंपाउंड देखने को मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है भैया, पहला कंडीशन तो सर ये समझ में आ गया कि दो से ज्यादा कायरल कार्बन होना चाहिए, और इसके दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री शुड है पीओएस एंड सीओएस, इसके पास पीओएस और सीओएस होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे, मीजो कंपाउंड होंगे। तो अगर आपको कहीं कहीं एक एग्जांपल दे दूं मैं इसका, एक एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे दूं मैं, हाँ सर आप एक एग्जांपल दे सकते हो। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो मैं अगर आपको मैं एक बात बताऊं, तो मैं तुमसे कहूँ यहाँ पे CH3 ले लो, हाँ सर ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन और OH, यहाँ पे हाइड्रोजन और OH ले लिया, क्या ले लिया, हाइड्रोजन और OH ले लिया, यहाँ पे भी CH3 ले लिया, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन और OH ले लिया। आप इसको कट्टम कुट्टा करो, आप एक चीज देखो कि इसमें दो से ज्यादा कायरल एटम है, और इसमें प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या है, मीजो कंपाउंड है। क्या है, इट इज मीजो कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसमें पीओएस भी है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है, और दो से ज्यादा कायरल एटम है, दो से ज्यादा कायरल एटम है, तो क्या है, ये हमारा मीजो कंपाउंड है। ऐसे मान लो एक एग्जांपल और दो, एग्जांपल और दो, मान लो C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 ले लो, यहाँ पे फ्लोरीन
ब्रोमीन ले लूं, सेम यहाँ पे भी फ्लोरीन ब्रोमीन ले लूं, ये दोनों दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है और इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है, ये भी मीजो कंपाउंड है। तो बोलो मीजो कंपाउंड की दोनों कंडीशन समझ में आ गई, मीजो कंपाउंड की दोनों कंडीशन समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ नहीं है सर। तो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, हाँ मीजो कंपाउंड समझ में आ गया, हाँ। अब इरिथ्रियो और थ्रियो पढ़ना होता है, एक चीज होती है जिसका नाम होता है इरिथ्रियो, इरिथ्रो और थ्रियो, ये आप समझ जाओ तो कहानी बल्ले बल्ले हो जाती है। इरिथ्रियो और थ्रियो क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे, इसको क्वेश्चन से समझेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा कि बताओ इरिथ्रियो होगा कि थ्रियो होगा, इरिथ्रियो होगा कि थ्रियो होगा। तो मान लो हमारे पास में CH3 और यहाँ पे C2H5 है, एक तरफ मैंने ले लिया, एक तरफ ले लिया हाइड्रोजन को, एक तरफ ले लिया NH2 को, इस तरफ ले लिया मैंने NH2 को, इस तरफ ले लिया हाइड्रोजन को। एक काम करो इसको अच्छे से बनाओ, मैंने कुछ नहीं किया, इस तरफ ले लिया CH3 को, इस तरफ ले लिया C2H5 को, इस तरफ ले लिया हाइड्रोजन को, इस तरफ ले लिया NH2 को, इस तरफ ले लिया हाइड्रोजन को, इस तरफ ले लिया NH2 को और अगेन इस तरफ ले लिया NH2 को, इस तरफ ले लिया हाइड्रोजन को। तो याद रखना अगर NH2 सेम साइड प्रेजेंट हो, अगर NH2 सेम साइड प्रेजेंट हो, NH2 सेम साइड प्रेजेंट हो तो इसे बोलते हैं इरिथ्रियो। देखो सेम साइड है ना, ये क्या है, ये सेम साइड है, इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे इरिथ्रियो यानी ई, इरिथ्रियो, ई इरिथ्रियो के लिए ई। पर अगर मान लो ऐसा होता CH3 C2H5 यहाँ पे H NH2 और इधर NH2 H, इस कंडीशन को क्या बोल देते, इसको बोल देते थ्रियो, क्या बोल देते थ्रियो, थ्रियो मतलब टी, थ्रियो मतलब टी, थ्रियो मतलब टी। बोलो बात समझ में आई, बोलो भाई बात समझ में आई, हाँ सर। अब एक लास्ट टॉपिक भाई, बस लास्ट, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लो, काम खत्म। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे पहले समझो देखने को कहाँ मिलता है ना, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन देखने को कहाँ मिलता है, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखो तो देखने को कहाँ मिलता है, सबसे पहले ये समझो, डीएल कॉन्फ़िगरेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है। आप सबसे पहले ये बात समझो, आपने कोई कार्बोहाइड्रेट देखा है, कभी किसी कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड्स को देखे हो, है ना। सबसे पहले एक बात समझो कि कोई रिलेशन नहीं होता है, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डी एंड एल, डी और एल के बीच में कोई रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं होता है ना, डी और डेक्स्ट्रोलिवोरेटेड इसको बोलते हैं ना, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये समझनी है, दूसरी बात आपको ये समझनी है कि भैया ये कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स में अप्लाई किया जाता है, इट इज अप्लाइड इन कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड, इट इज अप्लाइड इन कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड, इसको कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में अप्लाई करते हैं, एंड अमीनो एसिड्स, इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में। ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे देखा जाता है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन या तो कार्बोहाइड्रेट में देखते हैं और या तो कहाँ पे देखते हैं बेटा, या तो देखते हैं अमीनो एसिड्स में। अब बायोमोलिक्यूल तो पढ़े ही होंगे, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का भी स्ट्रक्चर पता होगा, अमीनो एसिड्स का भी, तो उसमें हम इसको अप्लाई करते हैं, है ना। अब कैसे अप्लाई करते हैं, बी ऑलवेज चेक लास्ट कायरल एटम, बी ऑलवेज चेक लास्ट कायरल एटम, हम हमेशा क्या करते हैं, लास्ट कायरल एटम को चेक करते हैं, तब हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन को बता पाते हैं। कैसे सर, एग्जांपल हो जाए, एक एग्जांपल हो जाए तो हम क्या करने जा रहे हैं, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का क्या करने जा रहे हैं, एग्जांपल करने जा रहे हैं, है ना, डीएल कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके एग्जांपल के बारे में बात करूं, अगर मैं इसके एग्जांपल के बारे में बात करूं तो हमेशा मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आप डीएल कॉन्फ़िगरेशन को समझना चाहते हो तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको हमेशा फोकस करना पड़ेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा या तो अमीनो एसिड होगा। डीएल कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल में सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को, किसको देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, या मैं किसको देखूंगा, अमीनो एसिड्स को देखूंगा।
तो इन ये कहाँ देखने को मिलेगा, इन कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स, ये दो ही जगह होते हैं जहां पे हमको डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। मान लो हमारे पास में CHO होता है ऊपर, नीचे CH2OH होता है, नीचे CH2OH होता है ना। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ HOH का। बताओ क्या ये कायरल है, क्या ये कायरल है? दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, नहीं कायरल, ये कायरल है। लास्ट कायरल एटम ये है, इट इज नॉट लास्ट कायरल, इट इज लास्ट कायरल। ये क्यों कायरल नहीं, क्योंकि इसके दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, सारे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो लास्ट कायरल ये है। हमको हमेशा लास्ट कायरल चेक करना है। जैसे मैं लास्ट कायरल चेक करूंगा, जैसे मैं लास्ट कायरल चेक करूंगा, अब मैं देखूंगा कि OH किस तरफ है, OH हमारा राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, OH हमारा राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। अगर हमारा OH राइट साइड है, OH राइट साइड है तो मैं बोलूंगा डी। OH राइट साइड है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा डी। क्या बोलूंगा, डी, है ना। और अगर मान लो ऐसा होता, अगर मान लो ऐसा होता CHO CH2OH, और अगर मान लो ऐसा हो जाए, यहाँ पे OH और ये H हो जाए, ये जो OH है हमारा ये लेफ्ट साइड हो जाए, OH हमारा लेफ्ट साइड हो जाए, तो उसको बोल देंगे L। क्या बोल देंगे, L बोल देंगे। क्या बोल देंगे भैया, L बोल देंगे। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गया। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लेक्चर को हम खत्म कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, इसको देख लो। अगर मान लो हमारे पास में ऐसे है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे क्या है CH2OH है, यहाँ पे CH2OH है, और हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं HOH HOH OH H, दो, है ना, OH H, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ HOH HOH, और मैं क्या कर रहा हूँ OH H, ऐसे से करके मैं बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं बना रहा हूँ। तो एक बात बताओ, जब आप इसको देखोगे तो आप लास्ट कायरल को देखो, क्या लास्ट कायरल ये है, क्या लास्ट कायरल ये है? इस लास्ट कायरल को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो लास्ट कायरल की ऑब्जर्व करोगे, ये कायरल नहीं है, लास्ट कायरल को देखो, तो लास्ट कायरल ये है, इसमें OH किस तरफ है, राइट साइड, तो ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगर मैं कोई अमीनो, अब ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। और मान लो मैं कोई अमीनो एसिड्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अमीनो एसिड्स की। तो अमीनो एसिड्स में क्या करना होता है, अमीनो एसिड्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड दोनों ही, दो ही केस में हमको क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि भैया कहाँ पे क्या है। तो अमीनो एसिड्स की बात की जाए तो ऊपर रहता है COOH, यहाँ पे एक तरफ H ले लेता हूँ, एक तरफ NH2 ले लेता हूँ। बोलो, कार्बो अमीनो एसिड्स ऐसे ही तो होता है, अमीनो एसिड्स ऐसे ही तो होता है, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा CH3। अगर यहाँ पे हमारा जो NH2 है, अगर हमारा इसमें जो NH2 है वो हमारा राइट साइड है तो D होगा, और अगर हमारा ये लेफ्ट साइड है, अगर NH2 हमारा लेफ्ट साइड है तो L होगा, है ना। क्या होगा, L, NH2H CH3, ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा L, ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये अमीनो एसिड है। तो अगर NH2 राइट साइड है तो D, और अगर NH2 लेफ्ट साइड है तो L। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको, बोलो क्या मेरी आपको बात समझ में आ रही है। तो भैया इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ हमने कंप्लीट आइसोमेरिज्म को देख लिया है, और जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई है मोर देन सफिशिएंट है, इसके बाहर आपको आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना है। अगर आप आइसोमेरिज्म में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहते हो, हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, मैंने हर टॉपिक के बाद सारे क्वेश्चन करा दिए, अगर आप इस नोट्स को दो से तीन बार पढ़ते हो, अच्छे से रिवाइज करते हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस अप होंगे, आपको इसमें बहुत मजा आएगा। और भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, है ना, थैंक यू। हाँ, थैंक यू भाई, और थैंक यू बोलता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी भाई आए और इस लेक्चर को बहुत पेशेंटली देखे। बेटा ऑल दी वेरी बेस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप हासिल करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।